जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, ऐसा कौन सा एक्शन होना चाहिए उनके लाइफ में जिससे वो अपने रेगुलर खर्चों से निकल के सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट तक पहुंच सके? डेप्रिशिएटिंग एसेट्स मत बनाओ। मिडिल क्लास जो फैमिली होती है वो खुशियों पे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं। ये आप समझो कि खुशियाँ पैसे से ही मिलती हैं। कभी रिग्रेट हुआ आपके डिसीजन पर? डेफिनेटली। व्हाट डू यू थिंक अबाउट पैसिव इनकम? हर आदमी को जरूर इस बारे में सोचना चाहिए। अमेरिका में लोग पैशन को ज्यादा फॉलो करते हैं, तो क्या वो एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं उतना? वहाँ पे लोग ना अपना पैशन को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। बहुत लोगों को से मैं मिलती हूँ तो उनके लाइफ का कोई गोल नहीं होता, कोई ड्रीम नहीं है, कोई पैशन नहीं है, जस्ट वांट टू एंजॉय देयर लाइफ। तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? वो आपकी वीडियोस देखें। थैंक यू। आज की जो जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों के साथ कैसे पेश आए? ये बात आप गलत मेरे पे लांछन लगा रही है कि मैं बच्चों के लिए डिसीजन लेता ना। मैं चाहता हूँ कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए डिसीजन लें, उनको रास्ता दिखाएं अपने एक्शन से। सर, स्टॉक मार्केट में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम कैसे डिसाइड करें कि कौन से स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए? इसका जवाब एक लफ्ज में या एक लाइन में नहीं है। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सपना चौबे आज आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से सफ़र पर लेकर चलना चाहती हूँ। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में बहुत से अप्स एंड डाउन्स आते हैं और कई बार हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। कई बार हम खुद से ही क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्या हमने जो डिसीज़न लिया है वो एक राइट डिसीज़न है, क्या हम जो पाथ अपने लाइफ के लिए चूज़ कर रहे हैं क्या वो सही पाथ है। दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर क्वेश्चन है जो हम हमेशा, और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी भारत में लोग हैं सभी ये सवाल खुद से करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे पर्सन से मिलवाने वाली हूँ जिन्होंने अपने लाइफ में एक रिस्क लिया और उस रिस्क ने उनके लाइफ को बना दिया, और उस एक रिस्क के वजह से आज वो फाइनेंशियल फ्रीडम अपने लाइफ में ले चुके हैं और बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि आज कई यूथ को वो गाइड कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं ताकि वो अपने लाइफ में एक सही डिसीजन ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट विथ जीएस पाजी सर। नमस्कार जीएस पाजी, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पर आए, मेरे इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लिया। सर, सबसे पहले कि जैसे कि आपके बारे में इतना सुना, आप काफ़ी फाइनेंशियल फ्रीडम में भी आप काफ़ी अच्छे हैं, और उसके बाद आप जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस आप जो रखते हैं वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के हैं, और बहुत ही आपने जो लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, मैंने कई सारे वीडियोस में भी देखा, तो वो एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं एज वाइज लोगों को भी आते हैं और कई लोग इसको एक्सपीरियंस करते हैं। तो सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने जो इतने सारे नॉलेज आप शेयर कर रहे हैं और आपने जो फाइनेंस फ्रीडम यहाँ पर लिया है, तो आपकी जर्नी क्या रही है? थैंक यू वेरी मच सपना जी। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया अपने इस चैनल पे वीडियो करने का, और आपका नया चैनल है और मेरी बहुत सी शुभकामनाएं आपको कि आप कुछ महीने बाद और बड़े बड़े लोगों से अपनी वीडियोस करेंगी। तो जहाँ तक मेरी जर्नी का प्रश्न है, काफ़ी वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि मैं एक ना बड़े निम्न परिवार से आता हूँ। तो हरियाणा में था मैं, तो मैं एक दवाइयों की कंपनी में काम करता था। तो ज़िंदगी रोजी रोटी चल रही थी, तो फैमिली की कोई प्रॉपर्टी या पैसा नहीं था, लेकिन सपने थे। तो सपने बहुत बड़े बड़े थे, तो मुझे यहाँ पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे थे। दो मेरी बेटियाँ हैं, तो मेरे को उनका भविष्य कोई बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने एक रिस्क लिया, क्योंकि बेसिकली मैं गैम्बलिंग नेचर का हूँ। तो मैंने रिस्क लिया ज़िंदगी का, यहाँ से सब कुछ छोड़ के तो मैं अमेरिका चला गया। तो वहाँ पे फिर पिछले मतलब कुछ सालों में तो स्ट्रगल होता है शुरुआत में, जो भी वहाँ पे जाता है यहाँ का कल्चर अडॉप्ट करना सब कुछ, लेकिन कुछ साल के बाद आपको वहाँ की सब समझ आ जाती है, तो फिर आप सही रास्ते पे पड़ जाते हो। तो अब मेरे 25 साल हो गए, तो मैंने सोचा था कि 55 साल की एज में मैं रिटायर हो जाऊँगा। तो मैं एक कसिनो में जॉब करता रहा 15 साल। तो वहाँ पे गैम्बलिंग से रिलेटेड मेरी जॉब थी, तो मैं ट्रेनिंग मैनेजर था वहाँ पे टेबल गेम्स का। तो मुझे ना, मैंने ज़िंदगी में ये स्टॉक मार्केट और ये गैम्बलिंग इसको बहुत नज़दीक से देखा है। और सब कुछ अचीव करने के बाद जब मैं रिटायर हो गया तो फाइनेंशियली मैं बहुत अच्छा हो गया, बच्चे भी मेरे बहुत सेट हो गए अपने अपने। तो फिर मैंने सोचा कि ज़िंदगी का पर्पस क्या रहा। तो अब मुझे ऐसा लगने लगा कि पैसों को खाओगे तो नहीं ना आप, तो एक लिमिट तक की आप खर्च कर सकते हो।
तो फिर मैंने सोचा कि मुझे स्टॉक मार्केट में 37 साल हो गए काम करते हुए, तो क्यों ना मैं अपना ज्ञान जो है, अपनी जो नॉलेज है, क्योंकि हमने शुरू में बहुत नुकसान उठाए स्टॉक मार्केट में लर्न करने में, तो जो मैंने स्टेप्स ऐसे लिए जिनसे नुकसान हुआ, तो उनको मैं शेयर करना चाहता हूँ नई जनरेशन के साथ, ताकि वो उस रास्ते पे चलें कि सीधा मतलब वो बाईपास कर दें उन स्टेप्स को जिनसे कि लॉस होता है। राइट। तो ये मेरा मकसद है बाकी की ज़िंदगी का, जब कि मैं लोगों को गैम्बलिंग की प्रवृत्ति से हटा के तो पॉजिटिवली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग की तरफ लाऊं, क्योंकि जुआ मैंने बहुत क्लोज से देखा है और जुए का अंत बुरा है। तो इसलिए मैं जो यंग जनरेशन है स्टॉक मार्केट में डेली डे ट्रेडिंग का काम करते हैं, तो उनको वहाँ से कहीं नहीं पहुँच पाएंगे वो, लेकिन वो समझते हैं कि हम कमा पाएंगे, लेकिन कमा नहीं पाते। फिगर्स भी सेबी की यही कहती है कि 93% पीपल आर लूजिंग मनी इन डे ट्रेडिंग। ऑप्शंस के, फ्यूचर ऑप्शन के जो काम करते हैं, उनको हटा के वेल्थ बिल्डिंग की तरफ लाया जाए, ये मेरा बाकी की ज़िंदगी का मकसद है। तो आप जैसे लोगों की तरह से, जैसे आपने मौका दिया, तो इस तरह से अपनी बात मैं दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो मेरा सौभाग्य है सर कि आपके साथ पॉडकास्ट करने का मौका मिला है। एंड जो एक बहुत ही गंभीर टॉपिक है कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे फेलियर्स भी हैं और लोग ऐसे ही आ जाते हैं इन्वेस्ट करने, कोई नॉलेज नहीं होता, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, और आप एट द एंड वो अपने सारे पैसे खो देते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो मैं चाहूँगी कि इससे एक बहुत बढ़िया नॉलेज आएगा। जैसे कि आपने कहा कि आपने इतना टाइम दिया है स्टॉक मार्केट में, इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, तो मैं ज़रूर, मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप ये एक्सपीरियंस साझा करना चाहते हैं तो। सर, सबसे पहले कि अभी जैसे कि स्टॉक मार्केट पे आने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। एक जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, उनके में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है सेविंग्स का और इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि उनकी सैलरी ही बहुत कम होती है जिससे उनके रेगुलर खर्चे चल सकते हैं, और इसके ऊपर वो कभी बढ़ ही नहीं पाते, रेगुलर खर्चे से निकल ही नहीं पाते। तो अगर वो रेगुलर खर्चे से निकलना चाहते हैं और सेविंग्स पर जाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट पे जाना चाहते हैं, तो ऐसा कौन सा एक्शन होना चाहिए उनके लाइफ में जिससे वो अपने रेगुलर खर्चे से निकल के सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट तक पहुँच सके? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका सपना जी। ये घर घर की कहानी है। बिल्कुल सर। क्योंकि हमारा मुल्क जो है 90% लोग तो इसी तरह की ज़िंदगी के 20-25 हज़ार रुपये कमाया तो खर्चे कर दिए। उसके 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा इसमें, कि सबसे पहले तो ये है कि ऐसी लाइफस्टाइल अपनाएं कि जो आपकी इनकम के बीच में पॉसिबल हो पाए। ओके। तो हम इंडिया में आपने देखा होगा कि दिखावे की बहुत दुनिया है, मतलब हर चीज़ हम दिखावे के लिए करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ है वो आप खरीदो, तो वेस्ट पैसा मत करो। यानी कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो डेप्रिशिएटिंग एसेट्स हैं वो आप मत बनाओ। कोई ऐसी चीज़ आपने ले ली कि बड़ा टीवी ले लिया जी, तो उसकी तो कीमत 6 महीने के बाद कम होनी है। बिल्कुल। उसी उसी पैसे से अगर आप किसी जगह ऐसा इन्वेस्ट कर देते हैं, वो पैसा आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है ना, टीवी की ज़रूरत तो नहीं है, टीवी तो एक एक्स्ट्रा चीज़ है, ज़रूरी तो नहीं है आपके लिए। तो आप उस पैसे को इन्वेस्ट करो जहाँ से कि एसेट्स आपकी इंक्रीज हों वैल्यू। तो डेप्रिशिएटिंग एसेट्स के ऊपर इन्वेस्ट मत करो। कि वारन बफे आपने सुना होगा, दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर था है, तो उसने एक बोला था कि हमें ना कोई ऐसी चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए कि वक्त आने पर हमें वो बेचकर ज़रूरत की चीज़ खरीदनी पड़ जाए, कि जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है वो चीज़ हमें कभी खरीदनी नहीं चाहिए। नंबर 1 तो पॉइंट ये हो गया कि अपनी विद इन लिमिट्स ही आप अपना खर्चा करें। और सेविंग की एक हैबिट है। अगर आपकी हैबिट नहीं ना सेविंग, आप 100 रुपया कमाते हो, 125 रुपया खर्च कर जाते हो, तो आप आज भी मरे कल भी मरे, कर्ज में आ जाओगे। आजकल आपको पता कितना क्रेडिट कार्ड्स हो गए, बाय नाउ पे लेटर, इस तरह की चीज़ें आई हैं, EMI आपको 0 डाउन पेमेंट पे चीज़ें मिल जाती हैं, तो आप लाइबिलिटीज़ पालते 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 आप ऐसे एक हेल में चले जाते हो कि आप निकल ही नहीं पाते। बिल्कुल। तो पहले तो आप अपने खर्चे करो 90 रुपये, 10 रुपये को सेविंग की हैबिट डालो। ये नहीं कि आप 10,000 कमाते हो तो उसमें से भी 500 बचा सकते हो, 20 कमाते हो तो 2,000 बचा लो। तो सेविंग इज़ ए हैबिट, इसको अपने अंदर डाल के रखो कि कुछ ना कुछ हमें सेविंग करनी ही करनी है। दूसरी बात, आप अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करो। जैसे आप सैटरडे संडे को छुट्टी करते हो, ठीक है ना,
तो छुट्टी वाले दिन आप घर पे बैठ के कोई मूवी देख ली, आईपीएल का मैच देखते हो, वो 2-3 घंटे जब आईपीएल का मैच देखते हो उसने कुछ नहीं देना आपको। उस दौरान आप अपना स्किल इंप्रूव कर लो। बिल्कुल। कोई एडिशनल आप अगर आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आप अपने आप को अपग्रेड कर लो, कोई स्किल अपग्रेड कर लो, ताकि आपकी इनकम वहाँ पे ज़्यादा आप अपने वैल्यू ऐड कर लो अपनी सीवी में। और अगर आप इलेक्ट्रीशियन हो तो सैटरडे संडे छुट्टी वाले दिन कहीं आप प्राइवेटली काम कर लो, तो एक्स्ट्रा इनकम जो अर्न होगी वहाँ से उसको आप इन्वेस्ट कर दो। उसको ये समझो कि ये हमारी इनकम है ही नहीं। ओके। ओवर टाइम अगर आपको मिलता है अपने काम के ऊपर तो ओवर टाइम कर लो। तो टाइम वेस्ट करने की बजाय, टाइम इज मनी, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे मैंने देखा कि इंडिया में बहुत से लोग वैसे ही गप्पे लड़ा रहे होते हैं, चल यार दोस्त के साथ उधर चलें इधर चलें, टाइम वेस्ट करते हैं। उसको टाइम की वैल्यू ही नहीं पता होती अब 20-22-25 साल का कोई बच्चा है, उसमें लर्निंग एबिलिटीज हैं, वो टाइम वेस्ट कर रहा है। बिल्कुल। तो उस टाइम को वेस्ट करने की बजाय अपना स्किल इंप्रूव करो, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करो। घर है आपका, अगर 4-5 गांव में जैसे होता है या किसी छोटे शहर में आपका घर है, 5 कमरों का घर है आपका, तो कोशिश करो जॉइंट फैमिली में रह लो, खर्चे कम होते हैं। आजकल बच्चे जरा से बड़े होते हैं, घर दूसरा ले लिया तो खर्चे सारे डबल हो जाते हैं। जॉइंट फैमिली में रहने से आपकी ग्रॉसरी में भी बचत होती है, आपके हर तरह के बिजली के बिल सब में बचत होती है। तो आप घर में कोई कमरा एक्स्ट्रा पड़ा है उसको किराए पे दे दो, उसका जो 2000 रुपया किराया आता है उसको कहीं इन्वेस्ट कर दो। ये आप फाइनेंशियली सियाने तरीके से चलो तो इन द लॉन्ग रन आप कहीं ना कहीं पहुंचोगे। सर मैं ना स्कूल कॉलेज के टाइम की बात है, तो मेरी टीचर कहती थी कि जो आपको पॉकेट मनी मिलते हैं उसमें से 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ आप सेविंग्स करना स्टार्ट करो। और वो कहती थी ना सेविंग्स के तरीके होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अलग करो, और फिर आप कुछ खा रहे हैं तो उसके लिए अलग, आपके हेल्थ के अलग। तो सेविंग्स के बहुत सारे तरीके होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो कितने प्रकार होते हैं सेविंग्स के? देखो ये तो डिपेंड करता है हर आदमी की इंडिविजुअल लाइकिंग पे। अगर आपका खर्चा आप किसी अच्छी चीज़ पे खर्च, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, आप अपनी कार पे जा रहे हो काम पे, तो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लें तो आप महीने का कितना सेव कर सकते हो। दैट्स वन वे ऑफ सेविंग मनी। राइट। आपकी सैलरी में से कुछ कट के वो एम्प्लॉयर जो हैं वो आपका प्रोविडेंट फंड में जमा करते थे। आजकल, पहले हमारे ज़माने में प्रोविडेंट फंड होता था, अब पता नहीं क्या है। तो इस तरह से आप सिर्फ आपकी हैबिट में चेंज ले आओ अगर, तो आपको हर चीज़ में, जैसे आपने बोला कि आपको ट्रेनिंग दी गई कि अपनी पॉकेट मनी से भी सेव कर लो, तो सेविंग तो हर कदम पे आप अपने कान आंख खुले रखो, ठीक है ना। जब भी कहीं भी आपको नजर आए कि ये मैं फालतू खर्च करने से पहले 1 सेकंड के लिए सोच लो। देखो, अगर तो आप किसी अमीर घर में पैदा हुए तो डिफरेंट स्टोरी है, बिल्कुल, ठीक है ना। अगर आप एक मेरे जैसे आम परिवार में पैदा हुए तो फिर आप कोई भी खर्चा करते वक्त 1 सेकंड के लिए सोचो कि ये ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप वो बचा पाएंगे और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेंगे 40 साल की उम्र में या 45 साल की उम्र में, तो फिर आप सब कुछ कर पाएंगे जो आपके सपने थे पूरे कर पाएंगे। तो अगर आपने सेविंग नहीं करी तो बाद में आके फिर वो सपने आपके सपने ही रह जाएंगे, आपके साथ ही घुट जाएंगे अपने आपके अंदर ही सपने। सर आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि आप जैसे कह रहे हैं कि आप निम्न फैमिली से बिलोंग करते थे, आपने एक रिस्क लिया और आप अमेरिका चले गए, तो ये बहुत बड़ा डिसीज़न था, राइट। आप अमेरिका गए, वहाँ पे सेटल हुए, वहाँ पे आपने सेविंग्स के हैबिट्स डेवलप किए और आज आप फाइनेंशियली फ्रीडम ले चुके हैं। तो ऐसे कौन कौन से हैबिट्स थे जिन्होंने आपको इंस्पायर किया और आज आप फाइनेंशियली फ्रीडम ले सके हैं? अगेन बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं ये कहता हूँ कि आप यंग हो ना, जैसे 15 साल 12 साल जब भी हो, तो सपने बड़े लो। शुरुआत होती है सपनों से, आपका नाम ही सपना है। हाँ जी, ठीक है ना। तो हर आदमी को सपने लेने चाहिए बड़े जी, छोटा मत सोचो। तो मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैं स्टॉक मार्केट में इतने साल से काम कर रहा था, तो मैं ना, क्योंकि मैं छोटे परिवार से आया था, तो मुझे लगता था $8-10 हज़ार डॉलर कमाई हो जाए, मेरा घर का बहुत अच्छा गुजारा है, डेट फ्री हूँ मैं, अच्छी ज़िंदगी है। लेकिन फिर मुझे आया कि अबंडेंस में बिलीव हुआ। मैंने एक बुक पढ़ी तो उसमें अबंडेंस के बारे में बात की गई है कि इस ब्रह्मांड में परमात्मा के पास हर चीज़ अबंडेंस में है। इस दुनिया में अबंडेंस में सोर्सेस हैं। तो आप अगर अपना सपना बड़ा रखेंगे, भगवान से बड़ा मांगो, शर्म मत करो मांगने में, तो बड़ा सोचो। तो मैं जब यहाँ पे था, तो आपको बताऊँ, छोटा था ना मैं जब, तो मेरा भाई बड़ा इंजीनियर बन गया,
तो मैं पढ़ाई में कमज़ोर था, आवारागर्दी ज़्यादा करते थे। तो लेकिन मुझे परिवार में, फैमिली में कोई शादी थी, कोई कुछ फंक्शन हो तो मुझे कहते थे कि यार तू नालायक है, तो तू कहीं का नहीं, तेरा कुछ नहीं बनेगा, फैमिली में भी कोई इतना पैसा नहीं है, भाई तेरा देखो इंजीनियर बन गया तो तू किसी काम का नहीं रहेगा। मेरे अंदर एक ज्वाला थी, मुझे कॉन्फिडेंस था, मेरा सपना था कि मैं एक बहुत अमीर आदमी बनूंगा। तो उस सपने को मैंने मरने नहीं दिया और उस सपने ने मुझे ताकत दी अपने अंदर। मैं अमीरों की तरह बिहेव करता था। मैं अभी भी, जो मिडिल क्लास की फैमिलीज हैं, कभी अपने आप को गरीब मत कहो, अपने मुंह से अपने बारे में छोटी बात नहीं कहो, यार ये नहीं मैं कर सकता, यार ये मेरे बस का नहीं, ओ कहाँ मैं ये कर सकता, ओ नहीं, मैं ऐसी अपने बारे में छोटी बात कहो ही ना। बिल्कुल। ये सोचो कि अगर दुनिया में कोई भी कोई काम कर सकता तो आप भी कर सकते हैं। तो मेरा सपना था कि मुझे जो है ना एक कामयाब इंसान बनना है। तो इंडिया में मेरे लिए कोई बहुत ज़्यादा स्कोप्स नहीं थे, पढ़ाई लिखाई मेरी थी नहीं, बीएससी मैंने करी, तो मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था एक कंपनी में। तो उस सपने ने मेरे को एनर्जी दी, पावर दी कि गो, चलो, अमीर बनने का एक ख्वाब था, तो उसको मैंने मैनिफेस्ट किया। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा अगर वक्त हुआ तो किस तरह से जो मैंने मैनिफेस्ट किए थी चीज़ें, वो ऐसे इस ब्रह्मांड ने पूरी की, मतलब अमेजिंग। इस मैनिफेस्टेशन में टॉपिक अलग है। इतना मैं बिलीव करता हूँ कि जो आप मैनिफेस्ट करते हो ना, जिस समय आप मैनिफेस्ट करते हो, कितनी स्ट्रांगली करते हो, तो वो सारा ब्रह्मांड उस आपके सपने को, उस मैनिफेस्टेशन को पूरे करने के लिए काम पे लग जाता है। आपने आज सोचा कि मुझे ये चाहिए, तो आपकी जिम्मेवारी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई, वो ब्रह्मांड की जिम्मेवारी हो गई। मैं ये सोचता हूँ, मैं जो कोई सपना लिया, कोई डिज़ायर की मैंने, तो बस उसके बाद भगवान मुझे अपने आप ऐसे इंसान मिलाता चला जाएगा, ऐसे इंसान मिलाता चला जाएगा कि मैं उस तरफ बढ़ता चला जाऊँगा। तो आपको अपने इरादे पक्के रखने हैं, कमज़ोर बात अपने बारे में कभी नहीं करनी। स्टॉक मार्केट में मैंने सुना काफ़ी लोगों को कहते हुए, यार मैं जो स्टॉक लेता हूँ ना, मेरी किस्मत ही ख़राब है, मैं जो स्टॉक लेता हूँ वो गिर जाता है, जो बेचता हूँ वो बढ़ जाता है, तो मैं तो पैसा कमा ही नहीं सकता स्टॉक मार्केट में। अगर आप ऐसे कहते रहोगे तो जो आपकी नेगेटिव बातें ना, वो भी ब्रह्मांड पूरी करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस आप फिर गरीब कहोगे ना अपने आप को, तो गरीब ही रह जाओगे। तो मैं जब नहीं थे मेरे पास पैसे, एजुकेशन भी नहीं थी, कुछ नज़र नहीं आ रहा था, तब भी मैं जब बिहेव करता था, किसी के पास चाय पीनी है, किसी गरीब देख रहा हूँ तो उसको चाय पिला देनी, चाहे मेरे पास पैसे लिमिटेड थे, फिर भी मैं देने में बिलीव करता था कि यार मैं अमीर हूँ, आई एम नॉट लेस देन रिच पीपल। अमीर दोस्तों से, दोस्त मेरे अमीर थे, तो सोच अंदर जो है ना अमीरी की रखनी बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी। सर, आपके ही आंसर में से एक सवाल आया है कि जैसे कि आपने कहा कि आप अमेरिका गए, तो अमेरिका जाकर ही आप फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हैं या फिर आपका करियर अमेरिका में ही बनेगा, ये जहन में कैसे आया? और आपने एग्जीक्यूट करने से पहले मन में आपके सवाल नहीं उठे कि क्या मैं वहाँ सक्सेस ले पाऊँगा या नहीं? अगेन बहुत अच्छा सवाल है। और अब मैं वापस जा रहा हूँ उस दौर में, जिस दौर में ये हुआ, मैं गया तो बहुत बड़ा रिस्की था। उस समय अपनी जॉब छोड़ी और ना कोई पीछे पैसा था ना कुछ। मैं अपनी वाइफ, अपने 2 बेटियों को यहाँ पे छोड़ के अकेला गया था पहले, तो वो 1.5 साल के बाद उन्होंने मुझे ज्वाइन किया। तो ये बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन आपको मैंने बताया कि मुझे एक तो भरोसा था और दूसरा ये था कि मुझे रिस्क लेना पड़ेगा, अब नहीं तो कभी नहीं। मैं 37 साल का था तब। तो यहाँ पे मुझे अपना कोई भविष्य नज़र, देखो इंडिया में आपका या तो परिवार अमीर से हो आप, या आप एजुकेटेड हो, हाईली एजुकेटेड। एजुकेशन मेरी इतनी थी नहीं, तो फैमिली बैकग्राउंड में कोई पैसा था नहीं, ना कोई प्रॉपर्टी ना कुछ। तो मेरे लिए ये नहीं, अब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सी हैं। जो एंटरप्रेन्योर्स, यंग बच्चे मैं देखता हूँ, तो उनका तो दिमाग से ही वो ऐसे तेज है। हम उस ज़माने में इस तरह का नहीं था माहौल, तो मुझे रिस्क लेना पड़ा। तो भरोसा था भगवान पे, और मुझे करो या मरो वाली सिचुएशन थी, या तो मैं यहीं पे ऐसी ज़िंदगी गुजार दूं, दूसरी तरफ रिस्क था, लेकिन वो कैलकुलेटेड रिस्क था। कैलकुलेटेड जी। पहले मैंने वैसे अमेरिका विजिट किया, वैसे देख के आया वहाँ पे क्या माहौल है, फिर मैं वापस आ गया। फिर 1 साल के बाद मैं दोबारा तैयारी से गया कि अब मैं वहाँ पे
कर सकता हूँ, परमानेंटली रहूँगा। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, मैं अमेरिका में अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना, हर आदमी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है इंडिया से, बहुत ज़्यादा। अनपढ़ लोग जो ट्रक ड्राइवर बनते हैं, जाके ट्रक चलाते हैं, वो भी मिलियनियर्स हैं। मेरे रूममेट थे, आज वो मल्टी मिलियनियर्स हैं, ट्रक चलाते हैं, अनपढ़, बिल्कुल पढ़ाई नहीं लिखाई नहीं। वहाँ पे पैसे पेड़ों पे लगे हुए हैं अमेरिका में। तो आगे चल के हम स्टॉक मार्केट की बात करेंगे, वो भी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि अमेरिका के स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना कितना आसान है और कितना खूब है। यहाँ पे कंपैरेटिवली जो है ना, यहाँ के सेबी की गाइडलाइंस और इंडिया के स्टॉक मार्केट का स्ट्रक्चर अभी बहुत साल पीछे है। बिल्कुल। तो अमेरिका इज़ एन ओशन। तो इसलिए मुझे फैसिनेशन थी कि मैं उसी देश में जाऊं, तो मेरी तरक्की कामयाब हो सकता है। मैं इंडिया में रहता तो इंडिया में भी कोई ना कोई रास्ता मिल जाता। अब मुझे पता नहीं चलेगा कभी भी कि इंडिया रहता तो कामयाब ज़्यादा होता या नहीं होता। तो मुझे लगता है कि अमेरिका ने मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम लाने में हेल्प की। सर, जैसे कि अगर मैं आज इंडिया की बात करूं, तो इंडिया में ही एक सिटी से दूसरे सिटी में जाने के बाद स्ट्रगल बहुत होता है, क्योंकि वहाँ पे सेटल होना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, और कैसे होना है, क्या करना है, बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। आप इंडिया से अमेरिका गए, वहाँ पर सेटल हो गए, तो आपकी स्टार्टिंग में ऐसे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ थी जो आपको वहाँ पे सेटल होने में हेल्प किया, ताकि मेरे ऑडियंस को भी पता चल सके कि अगर वो एक सिटी से दूसरे सिटी या एक इंडिया से अगर वो कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो वो कैसे सेटल कर सके खुद को। सपना, ये आपको बहुत थोड़ा वक्त हुआ है ये यूट्यूब पे वीडियोस बनाने, तो लेकिन आपका ये सवाल जो है ना बहुत डीप है, बहुत इंटेलिजेंट सवाल है। तो ये सुनते हुए इसका जवाब जब मैं सोच रहा था तो मैं इमोशनल हो गया था, क्योंकि इसके पीछे मेरी वाइफ का बहुत बड़ा हाथ है। तो उसने जिस तरह मुझे भेजा यहाँ से, भी अमेरिका जाओ आप, बच्चियाँ थी, उन्हें पीछे बच्चियों का, मेरे माता पिता का भी टेक केयर किया, वो ताकत थी मेरे पीछे। तो वहाँ पे जब हम गए तो फिर मेरी वाइफ, बच्चियाँ भी आ गई, तो शुरू में हम पैसे बचाते थे, तो सस्ते स्टोर से सामान खरीदना, स्ट्रगल तो होता है। जो भी आदमी, देखो जैसे आपने कहा दूसरे शहर में, वो तो दूसरा मुल्क था, वहाँ पे ना अपना घर किराए पे, घर पे रहना, और मैं डबल शिफ्ट्स लगा के काम करना। तो मैं 100 घंटे भी काम करता था, मतलब हफ्ते के, वीकली होता है वहाँ पे। तो स्ट्रगल तो था, लेकिन मेरे परिवार ने, मेरी वाइफ ने जो मुझे हिम्मत दी, ताकत दी, और मेरे बच्चों ने भी फजूल खर्ची ना करनी, बाहर खाना ना खाना। वहाँ पे खर्चा क्या कि आप घर पे खाना खाओ, तो इंडिया में भी घर पे आप ग्रॉसरी मंगाओ तो कितनी सस्ती पड़ती है। यही आप एक बार बाहर खा के रेस्टोरेंट में आओ तो आपका एक हफ्ते की 10 दिन की ग्रॉसरी जितनी है उतना आपका एक टाइम का बिल आ जाता है। तो यहीं से सेविंग शुरू होती है। हमने कुछ साल ऐसे सेविंग करी, तो मुझे जॉब भी अपनी मर्जी की शुरू में नहीं मिली। तो ये आपका परिवार का साथ आपको चाहिए, और दूसरा आपके जो है ना इरादे, स्ट्रगल, हिम्मत। कई बार बीच में हिम्मत कमज़ोर पड़ जाती है। तो आपको, आपके सपने कितने स्ट्रोंग हैं, आप कहीं पहुंचना चाहते हो, उसके लिए कितना आपका इरादा है, ये मैटर करता है बहुत। तो मुश्किलें तो आई, लेकिन नज़र आ रहा था कि आगे आने वाला वक्त अच्छा है। फिर आपके फाइनेंशियल डिसीजन जो है ना वो मैटर करते हैं कि आप, जब मैं कसिनो में जॉब करने लगा तो मैं ओवर टाइम भी करता, क्योंकि बहुत अच्छी सैलरी थी, बहुत अच्छे पैसे बनते थे। तो लोग 8 घंटे की बजाय ना, आप कसिनो में ऐसे होता है कि कहीं भी 4 घंटे के बाद भी अगर आप घर जाना चाहो तो उनको अगर रिक्वायरमेंट आपकी नहीं है तो आपको घर भेज देते हैं, भी जाओ आपने जाना तो लोग पहले घर चले जाते थे। तो मैं जब जॉब करने लगा, मैं कहा इतनी हाई पेइंग जॉब है, पर आवर हमें अच्छा पैसा मिलता था, तो ये क्यों कर लोग जाते हैं, पूरा 8 घंटे क्यों नहीं काम करते। तो भागा दौड़ी लगी होती थी हर आदमी की कि मैंने पहले घर जाना है, मैंने पहले घर जाना है। लिस्ट बन जाती थी कि फर्स्ट मैंने जाना है, फर्स्ट मैंने जाना है। तो मैं तो 40 घंटे क्या, मैं 60 घंटे भी काम किए। फिर मैंने प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करा। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उस समय मकानों की कीमतें वहाँ 3 बटे रह गई थी, तीसरा हिस्सा रह गई थी, मतलब 5 लाख वाली प्रॉपर्टी एक 40 एक 50 की रह गई थी। तो मैंने फिर तब प्रॉपर्टी 1 ली, 2 ली, 3 ली, जैसे भी ली। तो मैंने कहा ये मौका है। तो राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटीज़ आपको जब मिलती हैं तो उसको ग्रैब करो।
कई दफ़ा आपको नज़र आ रही होती है तो आप लेज़ी हो के उसको मिस कर देते हो। अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना करो। कई दफ़ा आप सपोज बॉम्बे में हैं, आपको दिल्ली में कोई अच्छी बहुत अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, तो आप कंफर्ट जोन में बॉम्बे में, यार मैं रह रही, छोड़ो परे क्या जाना, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाते हो। तो उस अपॉर्चुनिटी के ज़रिए पता नहीं आपको कल को क्या बन जाना है, तो अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना चाहिए। तो इस तरह से मैंने हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और उसको 2008 में मेरा फाइनेंशियल कह लो भी स्ट्रेंथ शुरू हुई। तो मैंने रेंटल प्रॉपर्टीज़ थी, मेरी 4 प्रॉपर्टीज़ थी जो रेंट पे दी थी मैंने, तो उससे बहुत अच्छा पैसा बना। तो मेरा वहाँ से जो है स्टेप अच्छे रास्ते पे चला। सर, जैसे कि आपने कहा आपकी वाइफ और आपके बच्चों ने आपको बहुत हेल्प किया, बहुत सपोर्ट किया है, बट कई बार ऐसा होता है सर कि मिडिल क्लास जो फैमिली होती है वो खुशियों पे ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसा लगता है कि बच्चे का बर्थडे है, वाइफ का एनिवर्सरी है, तो चलो इसको थोड़ा सा सेलिब्रेट कर ले, यार कमा क्यों रहे हैं, और ऐसे में वो थोड़ा थोड़ा करते करते कहीं ना कहीं उनकी जो सेविंग्स होती है वो भी चली जाती है। तो आपका इस पे कंट्रोल कैसे था? अगेन बहुत अच्छा सवाल। देखो, ये मैं ना आपको क्लियर करना चाहता हूँ, इस दुनिया में गलतफहमी है कि पैसे से खुशियाँ मिलती हैं। ओके। अगर खुशियाँ पैसे से मिलती होती तो अमेरिका सबसे रिच मुल्क है। बिल्कुल। जितने डिप्रेशन के मरीज वहाँ पे हैं, वहाँ इंडिया में भी नहीं है उतने। ओह। तो क्यों? आपको नज़र आता है वहाँ पे बिल्डिंग्स, कारें, घर, वहाँ पे लोग ज़्यादा दुखी हैं। तो खुशियाँ जो है ना, उसको कभी भी पैसे से नहीं होती। हम समझते हैं, अब किसी को कहो वो कहेगा नहीं यार आपके पास पैसे हैं इसलिए आप ये कह रहे हो, लेकिन मैंने दोनों लाइफ्स देखी हैं। जब मैं और मेरी बच्चियां हम बड़ी ऑर्डिनरी लाइफ अमेरिका में जी रहे थे, सच बताऊं तब हम ज़्यादा खुश थे। तब हमारे पास लिमिटेड सोर्स थे, एक ही जगह पे हम पैसे बचाने की बात करते थे। फलां स्टोर से कम सामान ले आएँ, वहाँ से ऐसे पैसे बचा लें, यहाँ पे ये सस्ती ये चीज़ ले आएँ। हम इकट्ठे बच्चियाँ, हम अब मेरी बेटियाँ भी बहुत मतलब फाइनेंशियली सिक्योर हैं, बहुत कामयाब हैं, हम भी। तो अब हम इकट्ठा, अकेलापन जो होता है ना, गरीबी, या गरीबी तो नहीं मैं कहूँगा कि खुशियाँ पैसे से होती ही नहीं है, ये बात को समझे आप। खुशियाँ अलग हैं, पैसे के बगैर भी हो सकती हैं, पैसे के साथ भी हो सकते हैं। पैसा हेल्प करता है आपको खुशियाँ लेने में, बिल्कुल, लेकिन ये आप समझो कि खुशियाँ पैसे से ही मिलती हैं, वो नहीं है। बिल्कुल सर, समझ यही है लोगों की, सोचते यही हैं लोग। लेकिन अगर आप डीप जाएं तो खुशी यहाँ होती है आपके अंदर, तो उसको कोई नहीं छीन सकता। आपने देखा अगर रेल की पटड़ी के पास मजदूर काम कर रहे होते हैं, ट्रांजिस्टर लगाया होता है, उन्होंने गाने गा रहे होते हैं, बच्चे इधर उधर खेल रहे होते हैं, वो लेट के शाम को आराम से अपनी भाषा में धुन गुनगुना रहे होते हैं, गाने गा रहे होते हैं, कितने खुश होते हैं, कितने स्ट्रेस फ्री होते हैं। और हम लोग इतना पैसा होने के बावजूद भी क्या हमें टाइम मिला, रिलैक्स हुए कभी? अब हमारे पास टाइम होता है। देखो, मैं सक्सेस को क्या मानता हूँ, आप कहते हैं फलां बंदा बड़ा सक्सेसफुल है, मैं कहता हूँ कि उसके पास टाइम है। 3 चीज़ें हैं हैप्पीनेस के लिए इस सोच में। अब मैं नंबर 1, आपके पास सबसे पहली चीज़ आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। हेल्दी हो तभी आप एंजॉय कर पाओगे। नंबर 2 होता है आपके पास फैमिली अच्छी हो, रिलेशनशिप अच्छे हो, ठीक है ना। तीसरा आता है पैसा, ठीक है ना। तीनों चीज़ें, तो तीनों में से अगर आपके पास पैसा है, फैमिली भी है, हेल्थ नहीं अच्छी, तो बात नहीं बनेगी। हेल्थ ही नहीं अच्छी, आप क्या कर पाओगे? तो हेल्थ भी अच्छी है, पैसा भी है, फैमिली नहीं है, तो आप क्या एंजॉय कर पाओगे? बिल्कुल। तो ये तीनों चीज़ें जो है ना, सबसे ज़रूरी है आपकी हेल्थ, उसके बाद आपकी फैमिली ज़रूरी है, फिर पैसा आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पैसे को टॉप प्रायोरिटी कभी नहीं समझनी चाहिए खुशी के लिए। सर, अभी जैसे कि मेरा अगेन एक क्वेश्चन है कि हम जब एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रैवल करते हैं, रातों रात सक्सेस नहीं मिलती, ऑब्वियस सी बात है। तो एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रैवल करने में वो स्ट्रगल आता है, और कई बार हमें खुद पे डाउट होने लगता है कि यार कर पाएंगे या नहीं, और हो पाएगा नहीं या मुझसे, क्या मैं सच में राइट डिसीज़न मैंने लिया है। तो आप जब यहाँ से अमेरिका गए, वहाँ पे शिफ्ट हुए, ऑब्वियस सी बात है कि रातों रात तो आपको भी सक्सेस नहीं मिला होगा। तो कभी आपको ऐसा फील हुआ कि क्या मैंने गलत डिसीज़न ले लिया है? कभी रिग्रेट हुआ आपके डिसीज़न पर? हाँ, ऐसा हर आदमी की ज़िंदगी में आता है, तो उसका सोल्यूशन भी बताता हूँ। आप ये देखो कि आप जिस जगह पे हो, उस जगह पे किसी और ने इसी काम से कामयाबी हासिल की है। जब मैं वहाँ पे गया तो मैं देखता था जो 5 साल 10 साल पहले वहाँ पे आके सेटल हुए हैं, क्या लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं।
तो मैं ये सोचता था कि अगर ये मेरे से कम पढ़े लिखे हैं या चलो मेरे समान भी हैं, अगर वो कर सकते हैं तो मैं आज आया हूँ, तो 5 साल के बाद मैं भी वहाँ पे होऊंगा। तो आप जब भी किसी स्थिति में हो तो आप ये समझो कि ये जो काम मैं करने जा रहा हूँ तो वो किसी और ने पहले किया है, लाखों लोग कर चुके हैं, तो मैं क्यों ना कर पाऊँगा। तो वहाँ से आपको ताकत मिलती है। फिर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस, भगवान पे भरोसा मैं बहुत बड़ी चीज़ मानता हूँ। अगर आपको अपने भगवान पे भरोसा है तो वहाँ से ताकत आपको मिलती है, वो सोर्स है पावर का हमारे लिए, ठीक है ना। माता पिता फैमिली अलग चीज़ है, उससे पहले आपके अंदर से, हमारे सब के अंदर में भगवान है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि उसके साथ आप सिंक कर लो, उसके साथ ना बात करो, मिलो, आपको अंदर से ही आवाज़ आ जाएगी। कोई काम आप ऐसा करने जा रहे हो, जैसे आप किसी बैंक में डाका डालने जा रहे हो, आप अपने अंदर के भगवान से बात करो तो आपको क्या इनकरेज करेगा? नहीं, आप उसको कॉन्शियस को मार के वो काम, गलत काम कोई भी करने जा रहे हो। तो कोई भी काम अगर आप पॉजिटिव अपनी कामयाबी के लिए करने जा रहे हो तो डेफिनेटली आप अपनी कॉन्शियस से बात करो, अपने अंदर से बात करो, ताकत अंदर से ही आती है। हम ना कई लोग यहाँ पे देखते हैं कि लोग वो फलां आ जाएगा, वो हेल्प कर देगा, बाहर इधर उधर हेल्प देखते हैं कि वो मेरे मिल जाएगा, वो बात ठीक हो जाएगी, ये हो जाएगा तो वो दोस्त आ जाएगा, वो मेरी हेल्प कर देगा। अरे भैया, आपके अंदर से सब कुछ निकलना है, सब आपके अंदर है। परसेप्शन, आपकी सोच क्या है। तो जो आपने बात कही कि कैसे आप उस चीज़ को आप में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि यार हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो वही जो वीक और मूवमेंट्स है ना, तब अपने भगवान को याद करो और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो कि भैया मैं कर पाऊँ। अपने इरादे, जैसे फिर सपना, आपने अगर सपना ले रखा है कि भैया ये सपना तो मेरा पूरा होना ही होना है। अच्छा, एक चीज़ और, ये मत सोचो कि ये होगा कि नहीं होगा, ये नई वाली तो बात ही नहीं करो। उसी के सपने, मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि जब मैंने पहला घर लिया, मैनिफेस्टेशन की बात बताऊं, तो हमने ना बहुत सारे, 2008 में मैंने पहला अपना घर लिया था। तो मैं और मेरी वाइफ, हम रोज़ देखते थे इस शहर में उस शहर में, घर देख रहे थे नए, तो ये है वो देख, एक घर के सामने हम 2-3 महीने ढूंढते घूमते रहे घर। एक घर के सामने हम खड़े हुए, तो मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं और मेरी वाइफ दोनों खड़े हुए, तो घर ब्रांड न्यू घर था। उसको देखते ही मेरी वाइफ ने मुझे देखा, मैंने देखा, मैंने कहा यार यही तो घर मैं कई सालों से, बचपन से ढूंढ रहा हूँ। मूवीज़ में, इंग्लिश मूवीज़ देखता था, इस तरह का ही घर मेरे दिमाग में था। तो भगवान ने देखो इतने साल के बाद वो घर मेरे सामने ला के खड़ा कर दिया। 1 मिनट में मैंने उसको, जो रियल एस्टेट एजेंट होते हैं, उनको कहा भैया यही घर लेना है, और वो घर मेरा घर बना। मैं 14 साल उस घर में रहा। तो आपके जो दृढ़ निश्चय हो ना, उसको ये नहीं सोचना कि ये डाउट करना ही नहीं अपने आप पे। डाउट कौन करता है? आप खुद ही तो करते हो, बाहर वाले नहीं करते। आप खुद ही अपने आप पे डाउट करते हो। तो डाउट अपने आप पे कभी मत करो, अपने आप पे भरोसा रखो। कोई भी काम करने जा रहे हो उस पर ये सोचो कि ये हो गया, समझो, उसके बाद के सीन दिमाग में सोचना शुरू कर दो। आप गाड़ी लेना चाहते हो BMW, अपने आप को ये सोचो कि ओह ये मेरी BMW, उसका कलर भी इमेजिन कर लो, इस कलर की है, मैं यहाँ बैठा हूँ, इस स्पीड पे चला रहा हूँ, इस सड़क पे चला रहा हूँ। तो अपने आप को उसमें बैठा के इमेजिन करना शुरू कर दो। तो मैं गारंटी करता हूँ आपके कदम उस तरफ अपने आप भगवान चला देगा और आप उसमें बैठे होगे। एक तो और एग्जांपल है मेरे पास, एक अगर वक्त हो तो मैं आपको एक ना, मैं शुरू से विस्की पीने वाला आदमी हूँ, तो पंजाबी आदमी है, अब तो नहीं पीता मैं, बहुत रेयर। तो मैं ना एक बार, मैं कैलिफोर्निया में रहा 20 साल। तो कैलिफोर्निया में बर्फ़ नहीं पड़ती जहाँ पे हम रहते हैं। तो हम ना मूवीज़ में देखते थे कि बर्फ़ पड़ी हुई है और स्नो हमें फैसिनेट करती है कि यहाँ पे मंसूरी चले जाओ, शिमला चले जाओ, जहाँ पे बर्फ़ वाले इलाके हैं। तो अब पता चला कि बर्फ़ मुसीबत होती है। अब मैं फिर आ गया, मैं न्यूयॉर्क में, मैंने एक रिटायर हुआ जब मैं जॉब छोड़ी। तो मैंने न्यूयॉर्क में एक छोटे से शहर में एक फार्म हाउस टाइप लिया। तो वहाँ पे हमारा सेकंड होम बन गया कि यहाँ पे हम रहेंगे, मैं और मेरी वाइफ। तो बच्चे मेरे अभी भी कैलिफोर्निया में ही हैं। तो वहाँ पे जब हम गए तो मेरा सन इन लॉ, वो भी ड्रिंक्स का शौकीन है। तो हम वहाँ पे, अब आपको बताऊँ कि हम, रात का टाइम था, बाहर स्नोफॉल हो रही थी, तो हमने विस्की का एक पैक बनाया। तो अचानक ही मैं बाहर गया तो स्नोफॉल हो रही थी, रुई की तरह स्नोफॉल, काफ़ी 2-2, 3-3 फुट। तो मैंने एकदम से ना, मुझे ध्यान आया। अब आपको बताऊं, मैं 20-22 साल का था ना जब मैं ड्रिंक करना शुरू किया था। तो मैं मूवीज़ देखता तो मेरे दिमाग में था कि किसी टाइम ना ये विस्की में
बर्फ़ डालने की बजाय हम फ्रिज से निकाल के बर्फ़ डालते हैं उसमें, तो उसमें जो है ना स्नोफॉल हो रहा हो, उसके वो जो बर्फ़ गिर रही हो वो उसमें डाल के पियेंगे। तो कभी ऐसे दिमाग में, तो फिर मैं कैलिफोर्निया रहा, भूल भाल गया मैं बात। तो वक्त आया 25 साल के बाद जब मैं फिर न्यूयॉर्क स्टेट में आया, वहाँ पे बर्फ़ गिरी, तो वो शाम आई, तो मैंने कहा फटाफट बाहर आ यार, सन इन लॉ को कहा। तो बाहर निकले तो विस्की के गिलास थे, हमने वहाँ पे बर्फ़ डाली। मुझे वो सीन याद आ गया, यार मैंने इसको 30-35-40 साल पहले मैनिफेस्ट किया था, और वही चीज़ एग्जैक्टली वही सीन, हाथ में गिलास, बर्फ़ पड़ रही है, वो बर्फ़ हम उसमें डाल के पी रहे हैं। मतलब इस तरह से मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होती है। भगवान याद रखता है, आप भूल जाते हो, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में आपके वो चीज़ जो है ना, आपका सपना, बिल्कुल बिल्कुल, वो कायम रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। नाइस सर, आपके पास काफ़ी अच्छी स्टोरीज भी हैं। 62 साल की उम्र में अब स्टोरीज ही तो रह गई हैं, एक्सपीरियंस स्टोरीज। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है सर, जैसे कि आपने लाइफ को अच्छे से जिया है, मुझे लगता है जी। और अब असली लाइफ अब शुरू हुई है, क्योंकि अब जो है ना मैं दे पा रहा हूँ। शुरू से मेरे में था कि मैं क्या दे पाऊंगा किसी को, राइट। अब मेरे पास हर कुछ है, आपके पास अभी फ्रीडम है, देने को फ्रीडम है, टाइम है, मनी है, तो भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है। अगर मैं 100 रुपया रोज का कमाता हूँ, मैं 10 से ज़्यादा खर्च नहीं कर पाता, 90 मेरे बचते हैं। तो मेरे को आई एम लुक आउट फॉर लाइक सम एंटरप्रेन्योर्स, यंग बच्चे आगे आ रहे हों, तो मैं उनको हेल्प करूं नॉलेज से, फाइनेंस से। तो हमारा एक प्रोजेक्ट अभी सोच रहे हैं, पाइपलाइन में है कि हम एक शार्क टैंक की तरह ना एक बनाए प्रोग्राम, तो हम फाइनेंस करें यंग बच्चों को, तो मिल के हम कुछ 8-10 लोग ऐसा सोच रहे हैं बना के। तो मेरा मतलब देने में जो मज़ा है ना, वो उसका आप शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। किसी को कुछ भी दो, आशीर्वाद दे दो, गुड विशेस दे दो, स्माइल ही दे दो किसी को। इंडियन लोग कहते हैं यार मैं क्या दूं, मैं तो कुछ है नहीं। अरे भाई सबके पास बहुत कुछ है देने को, कुछ नहीं दे सकते। आप मिलते हो किसी को, यार आप बहुत प्यारे लग रहे हो, आप कितने फ्रेश लग रहे हो, यंग लग रहे हो, बहुत खूबसूरत, आपकी बालियां कितनी अच्छी, अरे तारीफ कर दो। हम कंजूसी करते हैं, दे दो। आपके पास कुछ नहीं है ना, पैसा देने को नहीं है, तारीफ तो है, जबान तो आपने भगवान ने दे रखी है, आप उसी से उसकी उसको क्या पता किसी इंपॉर्टेंट जगह पे जा रहा हो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो, किस स्थिति से आप गुजर रहे हो, है ना। तो उसको किसी ने कह दिया कि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, बहुत यार पर्सनैलिटी आप बहुत अच्छे लग रहे हो, उसका इंटरव्यू में जा रहा है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, उसकी परफॉर्मेंस वहाँ पे बढ़ गई, तो आपने उसको क्या दिया, एक अपॉर्चुनिटी दे दी। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने काफ़ी अच्छी बात शेयर की है। सर मैं जानना चाहूँगी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट पैसिव इनकम? हाँ, पैसिव इनकम जो है ना, हर आदमी को ज़रूर इस बारे में सोचना चाहिए कि कोई ना कोई इस तरह की, जैसे अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे बने, देखो ना पैसा और दौलत में डिफरेंस यही है कि पैसा होता है आया चला गया, आया चला गया, खर्च किया आया। दौलत क्या होती है? दौलत होती है एसेट्स आपकी, जो कि जाती आती नहीं है। आपने कोई प्रॉपर्टी बना ली, आप पैसिव इनकम इसी तरह होती है। आपने कोई प्रॉपर्टी ले ली, आपकी इनकम है, आप अगर 2-3 लाख रुपया कमा रहे हो, हस्बैंड वाइफ आईटी में हो, अच्छी जॉब कर रहे हो, 3 लाख रुपया कमा रहे हो, उसमें से कोई आप ऐसी प्रॉपर्टी ले लो, उससे आराम से आपको एप्रिशिएशन है उसकी प्रॉपर्टी की, रेंटल इनकम है आपकी उससे, तो वो एक पैसिव इनकम आपकी साइड पे आती गई और वापस उसमें री इन्वेस्ट होती गई। उसमें ईएमआई दे के जो आपका पैसा बचता है उसमें आपका घर का उजारा करते रहते हो। तो आप रियलाइज़ करते हो कि वक्त ऐसे बीत गया, 40 के हुए, 45-50 के हुए, तो आपकी वो एसेट भी बढ़ गई, 2 करोड़ के लिए थी अब 10 करोड़ की होगी। प्रॉपर्टीज़ कितनी बढ़ती हैं। तो इस तरह से कोई ना कोई तरह की आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, आप कुछ पैसे निकाल के स्टॉक मार्केट, पैसिव इनकम यही है ना, उसमें डिविडेंड्स आते रहे, री इन्वेस्ट करते रहो, म्यूचुअल फंड्स में लगा दो, जिसपे कि आपको मेहनत ना करनी पड़े। एक तो हम जॉब करते हैं कमाते हैं, बिजनेस करते हैं कमाते हैं, तो दूसरा पैसिव इनकम कोई ना कोई आदमी साइड पे, कोई ना कोई ऐसी इनकम साइड पे रख लेनी चाहिए जो कि आपको ज़रूरत नहीं है लेकिन वो कंपाउंड होती रहे। तो दैट मेक्स ए बिग डिफरेंस इन योर लाइफ लेटर ऑन, स्पेशली व्हेन यू गेट लाइक 50 or 55, तो ऐसी कंपाउंड हो के कहाँ पहुँच जाती है पैसे। सर आपको पता ही है, इंडिया में 80-90% लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों की जो फ़ीस होती है उसको भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो कई बार यहाँ पे स्टूडेंट ही सोचता है कि यार हम कुछ ना कुछ ऐसा करें, पार्ट टाइम में ऐसा कुछ काम कर लें जिससे हम इनकम जनरेट कर सके या इनकम बना सके। मुश्किल से आई गेस उनका पॉकेट मनी होता होगा 500, 1000 या ज़्यादा से ज़्यादा 2000 मंथली। तो वो
उसमें से सेविंग्स कैसे कर सकते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैं ये करना चाहूँगी, क्या वो भी स्टॉक मार्केट में जा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होगा कि ऐसे में अगर वो पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं या फिर पार्ट टाइम में कुछ करना चाहते हैं, तो क्या उनके पास कोई प्लेटफॉर्म है या कुछ चीज़ ऐसा है जहाँ पे वो काम कर सके। आपने जो यंगस्टर्स की बात की कि उनको पढ़ाई के साथ साथ अगर जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मिले, तो ये मेरा ना बहुत फेवरेट पॉइंट है बात करने का। तो आपने अच्छा किया, मुझे याद दिला दिया। आपको पता है कि इंडिया में जो पेरेंट्स हैं बच्चों से काम नहीं करवाना चाहते। बिल्कुल। वो एक ना अपनी समझते हैं कि यार हाल हमारे पास कमी नहीं क्या पैसे की क्या। तो मेरे से एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया किसी से कि यार वहाँ तो अमेरिका में 17-18 साल के बच्चों से आप जॉब करवाते हो, तो क्या ज़रूरत पड़ी है बच्चों से। तो भैया अब मैं उसको एक्सप्लेन ऐसे करता हूँ कि एक बच्चे में 17 या 16, 17, 18 साल का बच्चा 10वीं पढ़ता है, कुछ करता है, जब वो काम करने लगेगा उसकी सेल्फ इनकम होगी अपनी, माँ बाप से अलावा, उसको जो कॉन्फिडेंस आएगा और स्किल्स उसकी जनरेट होंगी कि वर्क कल्चर में कैसे काम किया जाता है। किसी ऑफिस में काम कर रहा है, उसको पता है कि बाकियों से कैसे डील करना है। इतना कुछ आप सीखते हो। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मेरी बेटी 16 साल की थी, तब उसको मैंने कहा बेटा जॉब कर लो। हालांकि तब हम ठीक हो चुके थे, फाइनेंशियली ठीक थे, लेकिन उसको मैंने कहा भाई आप जॉब कर लो। तब वो गुस्सा हुई कि मैं अभी 10वीं में पढ़ती थी तो मैं जॉब करूं, तो पापा क्यों कह रहे हैं। मैं कहा बेटा करो। तो जॉब कहाँ, मुझे कौन देगा। तो खैर लंबी स्टोरी है, जैसे भी है उसको जॉब उसने कर ली। एक फास्ट फूड जॉइंट में जॉब कर ली, कार्ल्स जूनियर होता है। तो एनीवे उस दिन के बाद उसको इतनी फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट हुई और उसने पढ़ाई भी साथ करी। बाद में वो यूनिवर्सिटी में गई तो साथ में वेट्रेस की जॉब भी करती थी। एक भी पैसा 16 साल की उम्र से लेके उसने शादी करी, उसने अच्छी शादी करी, मेरे से एक भी पैसा नहीं लिया। कहती 16 साल की एज के बाद उस बच्ची ने ऐसा सेल्फ डिपेंडेंट हुई, उसने लॉस एंजलिस में अपना $1 मिलियन का 28 साल की उम्र में घर, बड़ा अच्छा घर ले लिया। अब तो और भी कीमत उसकी बढ़ गई होगी। तो उसने अब ये बोलती है लोग, पापा आप अब मेरे से वो पैसे नहीं लेते, मेरे दोनों बच्चियाँ एक भी पैसा मेरे से लेने को तैयार नहीं हो कभी भी। अमेरिका का कल्चर है, बच्चे माँ बाप से पैसा लेते हो। कहते मेरा क्या है, यहाँ पे क्या होता है कि 10 किले ज़मीन है किसी बाप की, तो 2 बेटे हैं, वो तो 5-5 किले अपनी उन्होंने खाते में लिख लिया ऑलरेडी। भैया बाप ने नहीं देनी तो यहाँ पे तो ऐसा है कि माँ बाप की प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी है, तो माँ बाप भी बच्चे को। अब कनाडा में हमारे बच्चे जाके फेल होते हैं, अगर आपको पता हो, ड्रग्स ले रहे हैं, बुरे हाल है कनाडा में। क्यों कि 10वीं पास करके बच्चे चले गए कनाडा में, काम उन्होंने यहाँ किया नहीं, खाना खा के अपनी प्लेट भी किचन में नहीं रखी उन्होंने कभी। तो वहाँ पे कनाडा में जाके, वहाँ तो आप काम करना पड़ता है खुद को, काम करने का उनको कोई स्किल नहीं है उनके पास, कोई काम नहीं कर सकते। वो वहाँ पे फिर डिप्रेस हो जाते हैं, पीछे से पैसा कितना मंगाते रहे, ज़मीनें बेच के वहाँ जाते हैं कई बार, तो वहाँ पे जाके वो ड्रग्स के ऊपर पड़ जाते। ह्यूज पॉपुलेशन कनाडा में, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, तो पंजाब से लोग, बहुत से बच्चे जो वहाँ पे ड्रग्स पे पड़े हुए हैं, जंगलों में रह रहे हैं, जंगलों में टेंट लगा के रह रहे हैं कनाडा में लोग, बच्चे ड्रग्स पे 20-20 बच्चे एक टेंट में रह रहे हैं। तो क्यों फेल हुए। यहाँ पे ये कल्चर होना चाहिए कि भैया आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ डिग्निटी बनाओ। 17 साल का बच्चा ये कहे कि ये मेरी कमाई से 10,000 रुपये मेरे बैंक में है, तो इसमें बुराई थोड़ी है कोई। ओबामा प्रेसिडेंट था हमारा, ओबामा की बेटी जॉब करती थी। अब ओबामा प्रेसिडेंट के बाद, रिटायर होने के बाद, कॉलेज में एक में लेक्चर करता है, पैसे कमाता है वहाँ से। तो क्यों भाई, क्लिंटन था, उसकी बेटी जॉब करती थी। तो कोई इसमें बेइज्जती वाली बात नहीं है। इंडिया में ये कल्चर आना चाहिए कि बच्चे को 17-18 साल में एक्स्ट्रा कुछ कमाए, कुछ काम करे, उसके अपनी इनकम हो। सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर आपके लाइफ में पैसा जल्दी आ जाता है तो एजुकेशन पर से फोकस हट जाता है? बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि एजुकेशन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। मैं आज भी रिग्रेट करता हूँ, मुझे अगर दोबारा से बचपन आ जाए मेरा, तो मैं क्या मांगूंगा। 2 चीज़ें मैं मांगता हूँ। एक तो ये मैं मांगता हूँ कि मैं पढ़ाई डट के करूँगा, क्लास में हमेशा फर्स्ट आऊँ, ऐसा पढ़ाई करूँ। मैंने पढ़ाई में वेस्ट किया, टाइम मैंने वेस्ट किया। और दूसरा खैर टॉपिक यह है कि मैं जो टीचर्स प्रोफेसर्स हैं उनकी बेइज्जती बहुत करता था, तो मैं वो दोबारा मैं माफ़ी मांगूंगा उनसे कि कभी दोबारा से मैं ये काम ना करूं। हम आवारा बच्चे होते हैं, तो टीचर्स की बेइज्जती कर दी, कुछ कर दी, वो बात है। तो आपने सवाल ये पूछा कि एजुकेशन, क्या सवाल था आपका? पैसा अगर लाइफ में जल्दी आए तो एजुकेशन पर से फोकस हट जाता है। देखो दोनों तरफ है ये। कई बच्चे साथ में पढ़ाई भी करते रहते हैं और साथ में कोई काम भी शुरू कर देते हैं।
तो ये इसमें कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि कोई एक रूल है ऐसा कि ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ आपको एजुकेशन ज़रूरी चाहिए, एजुकेशन आपको बहुत ज़रूरी है। तो अगर मजबूरी में कोई बच्चे एजुकेशन नहीं ले पा रहे और काम करना पड़ रहा है, तो साथ में एजुकेशन किसी तरीके जरूर जारी रखनी चाहिए, मिनिमम एटलीस्ट ग्रेजुएशन तक तो जरूर पढ़ना चाहिए। सर, अमेरिका में लोग पैशन को ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो क्या वो एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं उतना, या पैशन ही फॉलो करते हैं? ज़्यादा पैशन फॉलो करते हैं। वो पैशन में वो फिर ना एजुकेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमेरिकन लोग नहीं करते। इमिग्रेंट्स जो है ना, वो उनके बच्चे, हमारे इंडियंस के, चाइनीज़ के बच्चे, वो ज़्यादा वहाँ पे एकेडमिकली कामयाब हैं, अच्छी पोस्ट पे, अच्छी पोजीशन, आईटी सेक्टर में ज़्यादा देख लो आप, इंडियंस होंगे, चाइनीज़ होंगे। वहाँ पे लोग ना अपना पैशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि मुझे ये करना है। मतलब वहाँ पे ना एक अपने मन की करने की इंडिपेंडेंस है। एक बच्चा 18 का कुछ करना चाहता है तो माँ बाप उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं डालेंगे, उसको कहेंगे जो आपको करना है करो, पेंटर बनना है पेंटर बनो। एक अमीर बाप का बच्चा कहता है मैंने इलेक्ट्रिशियन का काम करना है, तो कर ले भाई, तू वो कर ले, क्योंकि इंडिविजुअलिज्म है वहाँ पे। यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म नहीं है। माँ बाप के सपने पूरे करते हैं बच्चे। बाप हमेशा, मेरा बच्चा तो मेरा सपना डॉक्टर बनेगा। भाई तेरा सपना डॉक्टर बनेगा बच्चा, तू कैसा बाप है भाई? बच्चे का सपना तो देख ले, उसका क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इम्पोज करते हैं बच्चे के ऊपर कि आप ये बनो, वो ना बनो, ये करो। पैशन को अपने को फॉलो करना चाहिए। मैं ये इस बात से हूँ कि मेरा पैशन था गैम्बलिंग, तो गैम्बलिंग से ही स्पेकुलेशन, स्टॉक मार्केट सेम एक ही चीज की रूप है ना, तो मैंने उसको अपना पैशन बनाया। अब गैम्बलिंग से कौन बना है? सब नुकसान में आते हैं। मैंने गैम्बलिंग करता था, कसिनो में गया अमेरिका में, वहाँ मैंने देखा गैम्बलिंग लीगल है, यहाँ तो इलीगल थी। तो मैं गैम्बलिंग करता था। वहाँ पे गैम्बलिंग करते हुए मैंने एक लड़की थी, तो डीलर कार्ड्स डील करते हैं, तो वहाँ पे मैं जब जॉब खेल रहा था गैम्बलिंग, तो ब्लैक जैक टेबल पे खेल रहा था, तो मैं $5 $10 टिप दे देते हैं, आदमी हारता है। तो घंटे 1.5 घंटे में मैंने उसको $100 के करीब टिप दे दी। तो साथ वाले बंदे ने भी 150 दे दिए। मैंने उसे अप्रैल, लड़की का नाम था, 25-26 साल पुरानी बात है, लेकिन वो लड़की को मैं भूलता नहीं। मैंने कहा अप्रैल, ये यार ये तू तो बहुत पैसा कमाती है, 50-60 मैंने दिए, 50-60 इसने दिए, तूने तो 1 घंटे में $150 $200 बना लिया, आप तो काफ़ी, हाँ कहती बहुत पैसा बनाती हैं। तो मैं कहा फिर डीलर कैसे बनते हैं? मैं अभी सेटल नहीं था तब। तो डीलर कहते हैं उसको, कार्ड्स डीलर, ब्लैक जैक डीलर कहते हैं उनको कसिनो में। तो कहती हाँ, टिप्स होती है उनकी सारी, तो बहुत पैसा कहती बनते हैं। मैंने कहा डीलर कैसे बनते हैं? कहती स्कूल में जाना पड़ता है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो हम वहाँ पे स्कूल कहते हैं जी, कुछ भी आप उसको स्कूल को ये ना समझना कि मिडिल स्कूल। अमेरिका में हर एजुकेशन यूनिवर्सिटी को भी स्कूल ही कहते हैं, ठीक है जी। तो मैं उनका स्कूल जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कहाँ स्कूल? कहती वहाँ। मैंने कार उठाई, सीधा मैं चला गया वहाँ पे कि भाई मुझे डीलर बनना है। वो कहते हैं हाँ जी, वो टेबल लगे हुए थे, ट्रेनिंग चल रही थी। मैंने कहा मैंने ट्रेनिंग लेनी है। तो वहीं से उसी वक्त मैंने ट्रेनिंग वहाँ ली, 1.5 महीने में मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट करी और मैं डीलर बन गया 2 महीने के बाद, कार्ड्स डीलर बन गया। तो मेरे को गैम्बलिंग ने ही कैरियर बना दिया मेरा, ठीक है ना। आपका जो पैशन है, आप उस पैशन को फॉलो करो, मनी विल फॉलो। मनी को आप चेज ना करो। फिर मैं डीलर बना, तो फिर ऐसा मतलब पैसा कमाया मैंने कसिनो से, टिप्स में। तो मतलब टिप्स बहुत पैसा होता है, डीलर जो है बहुत पैसा बनाते हैं, क्योंकि मैंने देख लिया। तो जुए से ही फिर जुआ भी छोड़ दिया मैंने, क्योंकि मैंने देखा कि कसिनो को वो हरा नहीं सकता, जुआ खेलने से तो सब हारते हैं। फिर मेरे से जुआ भी छूटा इस जॉब से। तो मैंने अपने पैशन को ही कैरियर बनाया। मैं लाइव एग्जांपल हूँ आपके सामने। इसी तरह से जो भी मेरी बेटी है, वो अभी तक वो बड़ी अच्छे कॉर्पोरेट में मैनेजर थी, लेकिन उसका पैशन था, मैंने काउंसलिंग नहीं होती कि कपल्स को काउंसलिंग करनी है, उसका वो पैशन था। पैसा चाहे उसमें नहीं होगा इतना, लेकिन वो उसका पैशन था। 4 साल वो साथ में पढ़ती अब अपनी इतनी अच्छी जॉब छोड़ के अब वो काउंसलिंग करने लगी, क्योंकि कहती मैं आई वांट टू हेल्प पीपल। तो पैसा उसका आधे से भी आधा रह जाएगा, लेकिन डजंट मैटर, क्योंकि उसका हस्बैंड अच्छा कमाता, उस पैसे की जरूरत। लेकिन कैरियर को परस्यू करना, आप पेंटर हो, पेंटिंग में ही घुस जाओ, उसको ही अपना पैशन बना लो, पैशन को फॉलो करो। जिस चीज़ का भी आपको पैशन है ना, तो पैशन को अगर फॉलो करोगे तो मनी विल फ्लो इन। मनी तो बाई प्रोडक्ट है, वो आएगा ही आएगा। सर, मनी और पैशन की बात चल रही है, तो मैं इस बात को छेड़ना चाहूँगी कि आजकल जो यंगस्टर हैं, आजकल के जो जनरेशन के लोग हैं, वो उनके अंदर कोई पैशन नहीं है। मतलब मैं बहुत लोगों को से मैं मिलती हूँ, तो उनके लाइफ का कोई गोल नहीं होता, कोई ड्रीम नहीं है, कोई पैशन नहीं है, जस्ट वांट टू एंजॉय देयर लाइफ।
तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए कि वो भी करियर में कुछ कर सके या फिर अपने लिए कोई डिसीजन ले सके? वो आपकी वीडियोस देखें। थैंक यू। आप उनमें अंदर एक पैशन या शौक जनरेट होगा कि देखो ये लोग, आप जैसे लोग जो हैं इस एज में, आप पैशनेट, बॉम्बे से आई हैं, यहाँ पे आई हैं, पॉडकास्ट कर रही हैं, तो आप अपने पैशन को परस्यू कर रही हैं। कामयाब वही होंगे जो पैशन को अपने को परस्यू करेंगे। बिल्कुल। अब उनके लिए कोई इंजेक्शन नहीं बना है, कोई टैबलेट नहीं बनी है कि किसी को दे दो यंगस्टर को जिसमें कोई लाइफ को एंजॉय कर। तो फिर वो देखो, एक सोसाइटी में, इंडिया ले लो, कोई भी कंट्री ले लो, 20-30-40% लोग ऐसे रहेंगे जो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे जी। ठीक है ना। उनको आप जो मर्जी समझा लो, जैसी मर्जी वीडियो दिखा लो, कुछ कर लो, तो वो नहीं पहुंच पाएंगे। कोशिश करना फ़र्ज़ है। हम जैसे अब वीडियो कर रहे हैं, हमारी बात से सुन के, अगर मैं इसीलिए ये पॉडकास्ट करता हूँ या ये जो टीचिंग करता हूँ, मैं कहता हूँ 100, 200, 400, 1000 बंदे जो देखते हैं, उनमें से एक भी बंदा, अगर 2 बंदे भी सुधर जाएं। मैं अब गैम्बलिंग के अगेंस्ट वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है। GS पाजी के नाम से मेरा यूट्यूब पे चैनल है। तो उस पर अगर आप देखो तो नीचे कमेंट्स आते हैं इतने सारे लोग। एक बच्चा कहता कि एक क्या, कई लोग कहते हैं कि मैंने गैम्बलिंग के अगेंस्ट बनाई कि गैम्बलिंग मत करो, गैम्बलिंग से डे ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, इससे आप कभी पैसा नहीं बना पाओगे, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी ये किया है, निचोड़ बता रहा हूँ आपको। तो बहुत से कमेंट्स ऐसे आते हैं कि आपकी वीडियो काश मैंने कुछ साल पहले देख ली होती, मैं गैम्बलिंग छोड़ चुका होता, मैंने 12 लाख गवा दिए, मैंने 15 लाख गवा दिए, अब मुझे समझ में आया। वो एक बच्चा कहता कि मैं 6 लाख गवाए थे, लेकिन मैं और लगाने लगा था, आपकी वीडियो देखने के बाद मैंने वो पैसे इस डे ट्रेडिंग में नहीं लगाए, मैंने इन्वेस्ट किए। तो चलो सच्ची बात है, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कमेंट्स में जो लिखा है, राइट। तो मुझे इतनी खुशी मिलती है कि आप जैसे कह रही है ना, तो उन 20%, 30% बच्चों में से कोई अगर 2, 4, 5, 10, 20 आपकी बात सुन के सही रास्ते पे आ जाएं, तो यही हमारा काम है। और जबरदस्ती तो कोई कर नहीं सकते हम, सर, बिल्कुल, ठीक है ना। सोशल अवेयरनेस इसी चीज़ का तो नाम है। मेहनत कर रहे हैं, मैं अपने पल्ले से जेब खर्च करके वहाँ से अपना लाइफस्टाइल इतना अच्छा सब छोड़ के, अपनी वाइफ को छोड़ के यहाँ पे आता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ। तो मैं को पैसे के लिए थोड़ी कर रहा हूँ, पैसे तो भगवान ने मेरे को बहुत दे रखे हैं, मैं तो जेब से पैसे खर्च करता हूँ, राइट। तो कोई किसी को जो अपने रास्ते से भटका हुआ है उसको सुधार दूँ, एक को भी सुधार दूँ, 2 को सुधार दूँ, 20 को सुधार दूँ, यही खुशी है, बस यही खुशियाँ हैं। GS पाजी, वैसे तो मैं आपके बारे में ज़्यादा नहीं जानती हूँ, बट जितना भी मैंने आपके बारे में सुना, अभी आपने जितना अपने बारे में बताया, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने बच्चों के लिए काफ़ी डिसीजंस लिए हैं, जो आपने लिए हैं, ना ही कि आपके बच्चों ने लिए हैं। जैसे कि जॉब का आपने बात कहा, तो आज के टाइम पे पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है अपने बच्चों को समझाना, और अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कोई डिसीज़न लेते हैं तो बच्चे उस पर खड़े नहीं उतरना चाहते। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने बच्चों के लिए जब डिसीज़न लिया, तो आपके बच्चों ने जब उसको एक्सेप्ट किया और उसको फॉलो किया, तो आज के जो पेरेंट्स हैं, आज की जो जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों के साथ कैसे पेश आए? देखो, पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि मैंने बच्चों के लिए डिसीजन लिए जब वो बच्चे थे। ओके। जब वो 18 से ऊपर हुए तो उस रास्ते पे चला दिया उनको। मैंने उनकी ज़िंदगी में कोई डिसीजन नहीं लिए। एक बेटी मेरी शादी नहीं करना चाहती, 35-36 की है, उसका डिसीजन है। मैंने एक बार भी नहीं कहा उसे भी शादी कर ले, उसका अपना डिसीजन है। छोटी बेटी शादी है, उसके 8 साल हो गए हैं, बच्चा नहीं करना चाहते, अपना डिसीजन है। मैंने कभी भी अपना, ये बात आप गलत मेरे पे लांछन लगा रही है कि मैं बच्चों के लिए डिसीजन लेता ना। मैं चाहता हूँ कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए डिसीजन लें, उनको रास्ता दिखाएं अपने एक्शन से। जैसे अगर मैं अपने बिल्स टाइम पे करता हूँ, कार में पेट्रोल टाइम पे डलवा लेता हूँ कि सड़क पे कार खाली पेट्रोल पे ना खड़ी, मेरे एक्शंस हैं। क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स टाइम पे करो, हर बिल की पेमेंट टाइम पे करो, किसी से उधार पैसा लो। मेरे एक्शंस जो हैं माँ बाप के, वही बच्चे देखते हैं। बच्चे ये नहीं सुनते कि आप क्या बता रहे हैं उनको, बच्चे वो करते हैं जो आपको करते हुए देखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये आप बाय एक्शंस उनको एग्जांपल दो। मैं आपको बताऊं, सिगरेट ना पियो जी, सिगरेट ना पियो, बहुत बुरी बला है, मैं पी रहा हूँ, सिगरेट पी रहा हूँ, भैया मैं कैसे आपको समझा सकता हूँ? राइट। आप देखते हो मैं क्या कर रहा हूँ। तो माँ बाप को बच्चों के लिए डिसीजन नहीं लेने चाहिए। मैं तो कहता हूँ उनको गाइड करना चाहिए, फोर्स कभी नहीं करना चाहिए। ना शादी के लिए, देखो ना, शादियां हमारी फोर्सफुली माँ बाप के जोर से होती थी, तो क्या सही था वो? बिल्कुल नहीं। मैं उलट हूँ, मैं बच्चों की फेवर में हूँ कि बच्चे वो करें जो उनको करना चाहिए। माँ बाप एजुकेट करें, उनको रास्ता दिखाएं, गाइड करें, और बच्चे
उस माँ बाप की सुनते हैं जो माँ बाप वाकई उनके पैशन को फॉलो करने के लिए उनको सपोर्ट करते हैं। अगर उनको हर बात बच्चों की आपने अपोज ही करनी है, बच्चा के दोस्तों के साथ फलां जगह जा रहा हूँ, वो क्या करेगा, वहाँ आवारागर्दी होगी, वहाँ पे सिगरेट पियोगे, तुम शराब पी लोगे, ये कर लो। अरे भैया बच्चा आपसे पूछेगा नहीं, चोरी चला जाएगा। तो आप बच्चों को समझो, उनकी साइकोलॉजी को समझो, बच्चों के साथ मिलके, उनके दोस्त बन के उनके साथ मिलकर डिसीजन मत लो उनके लिए। वो जब मैं बता रहा हूँ 16 साल की थी, अब उसको पता नहीं था कुछ भी, वो माइनर थी, मेरे घर में रहती थी। जब वो 16 साल की थी, उसको गाइड करना जरूरी था कि ऐसे करो, क्योंकि बच्चों को पिक्चर, ब्रॉडर पिक्चर नहीं पता होती। तो ठीक है ना, आप उनको गाइड करो, उनको प्रॉपरली रास्ता दिखाओ, तो उसके बाद वो समझ जाएंगे कि माँ पे हमारे माता पिता ठीक कह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी उनके लिए डिसीजन नहीं लेने आपको। हाँ, जब एक एज से निकल जाए, वो 18-19 की हो जाए, तो आजकल देखो जी, मैं अगर 40 का हूँ सपोज, बच्चा मेरा 18 का 19 का हो गया, अरे बच्चे ने ज़्यादा चीज़ें समझ रखी हैं, उनको बहुत पता, एक्सपीरियंस जरूर कम है लेकिन उनके पास नॉलेज है, उनकी सोच है। मैं तो यंग जनरेशन जो है, आपने नेगेटिव साइड दिखाई, मैं पॉजिटिव साइड दिखाता हूँ। मैं यंग बच्चों को मिलता हूँ, 20-20, 22-22, 25-25 साल के, करोड़पति हो चुके हैं, मतलब एंटरप्रेन्योर्स हैं, मेहनत करते हैं। कई बच्चों का मैं नाम ले सकता हूँ। आपने अभी मिला दीपक, क्या उम्र है इसकी, 22 साल की उम्र है, 14-15 साल की उम्र से इसकी सक्सेस स्टोरी देखो। बिल्कुल राइट। तो बच्चों को गाइड करो, बच्चों के डिसीजंस आप खुद मत लो, उनके पैशन में उनको सपोर्ट करो। सर, अभी आपने मुझे बताया कि आपके जर्नी में स्टॉक मार्केट का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है। तो जब ये स्टॉक मार्केट होता क्या है और इसमें कंपनियां शेयर क्यों देती हैं? ये जो है ना, स्टॉक मार्केट में जो काम करते हैं उनके लिए बेसिक क्वेश्चन है। कई लोग काम करते हैं, उनको पता नहीं होता कि शेयर आते कहाँ से हैं, बनते कैसे हैं, कंपनियाँ क्यों शेयर इशू करती हैं। शेयर का ऐसे होता है जी कि एक कंपनी है, तो अगर उस, जैसे आपने कोई काम शुरू करना है, आपके पास 5 करोड़ रुपए हैं, तो 10 करोड़ की प्रोजेक्ट है आपका। तो आप 5 करोड़ कहाँ से लाएंगी? आपके पास 2-3 ऑप्शन है, या तो आप बैंक से लेंगी, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, या आप किसी रिश्तेदार में, दोस्त यारों से इधर उधर से मांगेंगे, तो उनका जो है वो अथॉरिटी आपके सिर पे हमेशा रहेगी कि पैसे वापस करो, ले लो। आप लेना भी नहीं चाहती, कहीं दे भी नहीं सकते, तो आपके पास सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि पब्लिक को पार्टनर बना लो। तो आप 5 करोड़ आप अपने डाले, आपने 50% आपका हो गया, 50% बाकी के 5 करोड़ का पब्लिक इशू निकाल दो। तो उसके लोगों को शेयर दे दो, कोई 100, कोई 200, कोई किसी का 1000 लगा, किसी को 5000 लगा, 50% आपके कंपनी में इक्विटी पब्लिक की हो गई, तो वो लिस्टेड हो गई कंपनी। कंट्रोलिंग स्टेक का आपके पास है 50 है या 60% आपके पास है। चलो 6 करोड़ आपने लगा दिए, 4 करोड़ पब्लिक से ले लिए, तो वो पब्लिक का फ्री पैसा आ गया, उसका आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना, कोई आपको ब्याज नहीं देना, वो पैसा आपको मिल गया। वो आंसरेबल भी नहीं हो खास, आप मतलब कि वो रोज आपकी रोज के काम में दखल अंदाजी भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज में आप कंपनी लिस्ट करा देते हो, कंपनी जैसे प्रोग्रेस करती है, आपके स्टॉक का शेयर बढ़ता है, आपकी मार्केट कैप बढ़ती है। तो इस तरह से शेयर जो है ना कंपनियां इशू करती हैं। इसलिए जैसे रिलायंस है, अब मैंने जब अपना कैरियर शुरू किया 1988 में, तो धीरू भाई अंबानी जी होते थे, उनका एक इशू आया था, वो अगर अपने पैसे से काम करते तो यहाँ तक ना पहुँच पाते, पब्लिक का पैसा यूज़ किया उन्होंने पब्लिक इशू निकाला रिलायंस पेट्रोलियम को, उसका सबसे बड़ा उस टाइम का शेयर था 1988 में, तो तब वो आया, तो उसने पब्लिक से करोड़ों रुपए इकट्ठे करके अपने प्रोजेक्ट में लगाए, ब्याज कोई नहीं देना, इंटरेस्ट कोई नहीं देना, तो फ्री मनी है पब्लिक की, तो कंपनी ग्रो फास्ट करती है। तो आपके 5 करोड़ से कंपनी नहीं चल सकती, 10 करोड़ चाहिए, तो 10 करोड़ कहाँ से लाओगे? तो 5 करोड़ पब्लिक से ले लोगे, तो वो पब्लिक इशू निकाल के शेयर्स फ्लोट कर देते हो आप। इस तरह से होता है। ओके सर, डीमेट अकाउंट क्या होता है और इसे कहाँ और कैसे खुलवाया? डीमेट अकाउंट तो एक ऐसा अकाउंट है, आजकल डिजिटल हो गए शेयर, तो आजकल क्या 25 साल से हो गए, जब मैं यहाँ था तो पेपर होता था, सर्टिफिकेट होते थे शेयर्स के, तो फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते थे, ये जी आप 500 शेयर के इस कंपनी में हिस्सेदार हैं। अब डिजिटली जो है ना आपके अकाउंट में डीमेट अकाउंट ये होता है कि डीमेट, तो उसमें डिजिटली आपके शेयर्स होते हैं उसमें, तो आप अकाउंट किसी भी बैंक में जाके खुलवा सकते हैं। जगह जगह यहाँ पे HDFC, प्राइवेट ब्रोकर्स हैं, मोतीलाल ओसवाल, 36 तरह, हर जगह जगह खुले हुए हैं। आप किसी भी बैंक में जाके डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। खुल गया तो आप जो भी शेयर खरीदते हैं वो आपके डीमेट अकाउंट में पड़े रहते हैं, तो आपके नाम से हैं वो शेयर। तो पहले जैसे इशू निकाला, जैसे रिलायंस ने निकाला था, तो वो
पेपर के सर्टिफिकेट देते थे, आपको ये सर्टिफिकेट है जी, आपके पास इतने शेयर हैं। तो अब वो वही डिजिटल हो गया, तो आपके बैंक में वो पड़े रहते हैं। सर, स्टॉक मार्केट में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम कैसे डिसाइड करें कि कौन से स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए? इसका जवाब एक लफ्ज़ में या एक लाइन में नहीं है, इसका बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं कि किस किस चीज़ों से एक शेयर जो इन्वेस्टेबल होता है। शुरुआत हो जाती है कि उसकी सबसे बढ़िया तो यही है ना कि कंपनी प्रॉफिट में है कि नहीं, तो आप उसका बैलेंस शीट देखो कि प्रॉफिट उसमें कंपनी में कितना है, उसकी मैनेजमेंट कैसी है, उसके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट क्या है, किस सेक्टर में है। अगर बैंकिंग सेक्टर है तो बैंकिंग सेक्टर फास्ट ग्रो कर रहा है, और अगर कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर और लगा लीजिए वो अच्छा नहीं काम कर रहा है, तो कौन से सेक्टर में है कंपनी, उसकी मैनेजमेंट कैसी है, उसके प्रॉफिट्स क्या हैं, ठीक है, उसकी मैनेजमेंट के ग्रोथ के कितने एक्सपीरियंस है उनका, उसमें कंपनी का में स्टेक कितना है उनका। जैसे रिलायंस है, इनका 60% 51% स्टेक रिलायंस के पास है, तो कई कंपनियों में 20% स्टेक उनका होता है, 80% पब्लिक का होता है, उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सी कंपनी में स्टॉक लेना चाहिए। इसका तो मतलब पूरी किताब है, मतलब इसका ऐसे जवाब एक शब्द में नहीं दिया जा सकता। सर, जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर कंपनी में मैं अगर इन्वेस्ट करना चाहती हूँ तो उसके बैकग्राउंड के बारे में अगर मुझे स्टडी करना है तो वो कैसे करूँ फिर मैं? हाँ, उसकी ग्रोथ देखो पिछले 10 साल की, 5 साल की, 6 साल की, 2 साल की, कि भाई ये कंपनी ग्रो कर रही है, रेवेन्यूज़ इसके ग्रो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उसके प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट्स क्या हैं, कितने प्रॉफिट्स हैं, और डिविडेंड दे रही है कि नहीं दे रही, उसकी मैनेजमेंट अच्छी है या नहीं है अच्छी, और उसका सेक्टर कौन सा है, फिर वही बात आ गई। और उससे बड़ी बात कि उसका नेट प्रॉफिट कितना है, अर्निंग पर शेयर उसके कहते हैं, कि जितनी आपकी टोटल अर्निंग होगी और जितने शेयर्स फ्लोट हुए पड़े हैं तो उससे वो डिवाइड करके उसके अर्निंग पर शेयर बोलते हैं। सब कंपनियों का बैरोमीटर जो है ना, मतलब जैसे कहते हैं कि इसका नेट एसेट वैल्यू लगा लो कि आपके कितने प्रॉपर्टीज़ हैं, कितनी आपकी देनदारी है, नेट आपका क्या है। नेट आप सपोज 5 लाख रुपए प्लस हैं तो आपको 5 लाख वैल्यू हो गई, 10 देने हैं आपको उधर देने हैं, 20 उधर देने हैं। तो इस तरह से अर्निंग पर शेयर होती है कि पर शेयर की अर्निंग कितनी है, कितने शेयर होल्डर्स हैं, उसकी कमाई कितनी है साल के एंड में, नेट प्रॉफिट कितना है। तो प्रॉफिट से ही तो स्टॉक का प्राइस बढ़ना है, सीधी सीधी बात है, कंपनी के नेट प्रॉफिट से स्टॉक का प्राइस बढ़ना है, ये आप लंबे तौर पे ले लो। बाकी और फैक्टर्स हैं, स्पेकुलेशन, डिमांड एंड सप्लाई, कई चीज़ें हैं, लेकिन असली रीज़न किसी भी स्टॉक का बढ़ने का यही कारण होता है कि उसके प्रॉफिट्स कितने हैं। प्रॉफिट कितनी किसी कंपनी के ज़्यादा होंगे उसका शेयर बढ़ेगा। तो अर्निंग पर शेयर इज़ ए नंबर विच यू शुड नो कि इस कंपनी की अर्निंग पर शेयर ये है। सर, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस ये होता है कि उसके प्राइस के चार्ट्स की मूवमेंट को देखते हैं कि ये प्राइस इसका इतना था, इतना हो गया, ये चार्ट्स बनते हैं कि आज ये इतना था, कल इतना था, परसों इतना था, उसका चार्ट किसी भी चीज़ का हिस्ट्री बन जाती है। तो उसको टेक्निकल्स बोलते हैं कि इसका ग्राफ ऐसे बना। तो ये बहुत ज़्यादा रिलायबल सोर्सेज नहीं है। लेकिन आज की जो जनरेशन है, आज लोगों को, क्योंकि ये लोग जो यूट्यूब पे वीडियोस बना के अपने चार्ट्स का प्रोग्राम बेचते हैं, पैसा कमाते हैं, मैं चार्ट्स के बिल्कुल खिलाफ। टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा रोल अदा करता ही नहीं है। ओके। इन्वेस्टमेंट में स्टॉक का प्रॉफिट, कंपनी के फंडामेंटल्स, दो चीज़ें होती हैं स्टॉक प्राइस को बढ़ा, एक फंडामेंटल्स, एक टेक्निकल। जो जुआ खेलते हैं वो टेक्निकल्स देखते हैं। टेक्निकल्स ये देखते हैं कि कल ये था, परसों ये था, ऐसे ग्राफ बनता है ना किसी चीज़ का, ऐसे बना, अब ये ऊपर जा रहा है, अब ये ऐसे जाएगा। वो ग्राफ इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर, ग्राफ इज इंडिकेशन ऑफ पास्ट, जो हो चुका, हिस्ट्री का ही ग्राफ बनता है। टेक्निकल्स ग्राफ को ही कहते हैं, ठीक है ना। टेक्निकल्स ग्राफ को ही कहते हैं, ग्राफ के अगे हिस्से हैं, कैंडल्स बन जानी, कितना उसका आरई फैक्टर कितना है, ये चीज़ें सारी आ जाती हैं। लेकिन असली उसका फंडामेंटल्स है, उसके बेस पे शेयर ऊपर जाता है। टेक्निकल्स तो एक भ्रम है। लोग नहीं मानेंगे, लोग बहुत बड़े बड़े दुनिया पूरी में इतने इतने चार्ट्स बना के ये बेचते हैं अपने प्रोग्राम, ये टेक्निकल्स, पर मैं टेक्निकल्स को फॉलो ही नहीं करता। चार्ट देखता हूँ कंपनी का कि कैसे परफॉर्म किया इसने पिछले 1 साल में, कैसे इसका ग्राफ है, वो मैं देखता हूँ। लेकिन उसके बेस के ऊपर आप आइडिया शेयर का ले लेते हो कि लेना कि नहीं लेना, लेकिन उसके ऊपर गैम्बलिंग करनी किसी तरह की कोई अक्लमंदी नहीं है। सर, ट्रेंड्स को कैसे आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? ट्रेंड्स को देखो, उसका चार्ट्स भी आप देख सकते हो, टेक्निकल बेसिस पे भी देख सकते हो।
ट्रेंड्स को फॉलो करने के लिए आपको फिर उसका सेक्टर देखना पड़ेगा। जैसे कि डिफेंस सेक्टर है, तो डिफेंस सेक्टर में कोई भी कंपनी, आजकल गवर्नमेंट जो है अपने डिफेंस सेक्टर को काफ़ी ऑर्डर्स दे रही है, तो उस हिसाब से आप ये देखते हो कि डिफेंस में ट्रेंड अच्छा चल रहा है, तो इस तरह से आप मार्केट के न्यूज़ देखोगे, उस कंपनी की प्रोग्रेस देखोगे, तो उस हिसाब से उसका ट्रेंड जो है आप देखते रहोगे। सर मार्जिन ट्रेडिंग क्या होता है और इसके बेनिफिट्स या रिस्क क्या कैसे होते हैं? मार्जिन ट्रेडिंग ये होता है कि आप, जैसे आपके पास 100 रुपये हैं तो आप 100 रुपये के ही शेयर खरीद सकते हो ना, लेकिन मार्जिन ट्रेडिंग ये हो जाती है कि आपको कंपनी के, आप जो ब्रोकरेज हाउसेज होते हैं जहाँ पे अपने अकाउंट खुला होता है, लिमिट दे देती है आपको 100 की बजाय आप 300 रुपये तक का काम कर लो, तो वो मार्जिन है। 200 रुपया क्या है? मार्जिन है। तो लाख से कर लेते, 1 लाख है जैसे आपके अकाउंट में, तो 3 लाख का आप काम कर लो, तो बाकी के 2 लाख जो हैं वो उन्होंने आपको लीवरेज दे दी, मार्जिन दे दिया कि चलो यार 3 लाख का काम कर लो, क्योंकि नुकसान आपका, अगर 1 लाख के शेयर लिए हैं आपका 40,000 का नुकसान हो गया, 3 लाख के लिए तो 40 का हो गया, तभी तो 40 का हो, तो आप 60,000 तो आपके अपने हैं ना, अब जीरो तो नहीं हुआ अकाउंट। तो मार्जिन अकाउंट जो रिस्की होता है, क्योंकि आपने 1 लाख रुपये आपके अपने हैं, 3 लाख आपने मार्जिन ले लिया, 3 लाख का काम कर लिया, शेयर खरीद लिया, अगर वो शेयर जीरो हो गए तो 2 लाख कौन देगा? आप तो -200,000 हो गया, 2 लाख माइनस हो गया, आपका 1 लाख चला गया, 2 लाख बैंक का चला गया, इसलिए मार्जिन रिस्की होता है। सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वर्सेस स्विंग ट्रेडिंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग, कौन सी स्ट्रैटेजी आपके गोल से अलाइन करती है? देखो जी, डे ट्रेडिंग तो बड़ा सारा काटा है मेरी किताब में। डे ट्रेडिंग किसी को भी नहीं करनी चाहिए। ओह, क्यों सर? डेटा सेबी का फिगर है 93% पीपल आर लूजिंग मनी इन डे ट्रेडिंग। 93%। तो आपके जीतने के चांस कितने हैं? 7%। तो आप 93% जिसमें हारने के चांस है, आप वो क्यों काम करते हो? दूसरी बात, डे ट्रेडिंग में पैसा जनरेट नहीं हो रहा। 5 आदमी बैठे हुए हैं, आपका नुकसान मेरी जेब में आ रहा है, मेरा नुकसान उसकी जेब, आपस में ही पैसा हम बांट रहे हैं, कहीं से पैसा जनरेट नहीं हो रहा। तो डे ट्रेडिंग इज ए प्योर गैम्बलिंग, नो मनी इज बीइंग जनरेटेड, देयर इज ए पूल ऑफ मनी। आपका पैसा मैंने खोस लिया, आपकी जेब में से निकाल के मैंने डाल लिया, मेरे से उसने निकाल लिया, उसका उसने, कोई बाहर से पैसा आ ही नहीं रहा है, हम आपस में एक दूसरे को लूट रहे हैं। डे ट्रेडिंग ये है, गैम्बलिंग है, तो वो तो काटा है। दूसरी आपने कहा था स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग जो है वो डिपेंड करता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के, आप उसका शेयर का स्विंग देखते हो कि भाई मार्केट इस तरह से जा रही है, तो उसको मार्केट के ट्रेंड को, मोमेंटम को आप पकड़ते हो। उस हिसाब से आप, कोई शेयर 60 और 80 की रेंज में चल रहा है पिछले 1 साल से, मार्केट डाउन होती है 60 आ जाता है, 60 से नीचे नहीं जाता, ऊपर जाता है तो 80 तक जाता है, तो वो आप उसकी स्विंग ट्रेडिंग करते हो कि जब 60 के करीब आया, 62 63 आ गया नीचे, अब ये अपने बॉटम पे आया, चलो अब इसको ले लो, अब ये 55 65 70 75 का हो जाएगा, तो आप प्रॉफिट 70 में निकल जाओगे, 65 में निकल जाओगे, तो आप प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इसे कहते हैं, या स्विंग ट्रेडिंग कह लो। तो स्विंग के साथ चलो, और चलो जैसे स्विंग होती है, पिंग जिसे कहते हैं हम, तो स्विंग हुई, उसके साथ वो आगे निकल गए, आपने साथ उसके चले, जिस तरह का ट्रेंड है उसके साथ चले और निकल गए बाद में, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से कहते हैं। तीसरा आपने कहा इन्वेस्टमेंट, नहीं इंट्राडे हो गई, वो तो मैंने बता दिया, काटा। दूसरा स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म, हाँ, लॉन्ग टर्म। सही पैसा सही स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म ही है, उसमें किसी ने आज तक नुकसान नहीं किया, एक भी बंदा। 100 साल ले लो, जब मैं 1988 में मैंने शुरू किया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स था 600, आज 82,000 है। तो जिसने 1988 में 600 रुपये लगाए, उसके 82,000 बन चुके हैं। किसने नुकसान पहुंचाया होगा? तो लॉन्ग टर्म में तो हर बंदा, ये तो मतलब प्रूवन फैक्ट है ना, पिछले 200 साल से जब से स्टॉक मार्केट बनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में किसी ने नहीं गवाया। तो ये तो सबसे बेस्ट है, वेल्थ जनरेशन का तरीका ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लेकिन लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पेशेंस नहीं है लोगों के पास। उनको होता है भी आज लगाओ तो कल, इंटरडे में क्या है कि 2 घंटे में आपके, कई बार आप जुआ खेलते हो, लगाया, लो जी 2 घंटे में आपके 5,000 रुपये बन गए। आप कहते हो यार 5,000 बन गए 2 घंटे में, ये क्या बात है, ये तो रोज़ करूँगा। ये नहीं पता भी आज 5 बने, कल बने, परसों बने, 3 दिन बन गए, 4 दिन बन गए, 5वें दिन आपके 25,000 चले गए। सब आए, वो भी चले, एक दिन जाने ही है वो पैसे आपके नहीं हैं। जैसे कसिनो में है, एक बंदा आज जीत जाता है, $10,000 जीत गया, 20,000, या तो वो बाहर जाके मंदिर में जाके कसम खा ले कि भैया आज के बाद मैं नहीं खेलूंगा, वो तो जीत गया, लेकिन वो कल फिर आएगा, परसों फिर आएगा,
हार के जाएगा। कसिनो ऐसे थोड़ी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कोई कसिनो बड़े से बड़ा होता जा रहा है, कोई कसिनो नहीं दिवालिया हुआ, लोग दिवालिया हुए हैं। मैंने तो 15 साल कसिनो में गुजारे हैं, मैंने देखा। तो ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ना, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेकिन इसके लिए पेशेंस चाहिए होती है। सर, अगर कोई न्यू फ्रेशर कोई इंसान आता है, स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाहता है, तो उसके लिए आप बेस्ट ऐसे 4 से 5 कौन से टिप्स देना चाहेंगे जिससे वो लॉस ना सहे बल्कि उसको प्रॉफिट हो वहाँ पे? वही टिप्स हैं जो पुरानी बातचीत में आए हैं, वही रिपीट हो। एक तो डे ट्रेडिंग के लिए मत जाओ कभी भी, कभी भी, ठीक है। और सीख के आपको बैलेंस शीट पढ़नी आनी चाहिए। ज़्यादा पैसा मत लगाओ। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो फिर म्यूचुअल फंड्स में लगा दो, तो वो आपके लिए काम करते हैं। ETF ले लो, म्यूचुअल फंड में लगा लो। अगर आपको खुद से करना है तो आप थोड़ी सी उसके बारे में एजुकेशन ले लो, समझ लो कि ये स्टॉक्स होते क्या हैं, कैसे होता है, कंपनियां क्या होती हैं, उनकी बैलेंस शीट पढ़ लो, उनकी अर्निंग पर शेयर देख लो, PE रेशो देख लो। थोड़ा बहुत आपको समझ आनी चाहिए खुद से इन्वेस्ट करने के लिए। और बहुत ज़्यादा अमाउंट शुरू में ना लगाओ। स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा लगाओ, चलो चला भी गया तो कोई बात नहीं। लर्न करते 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 आप अगर समझो कि आप अब एक्सपर्ट हो गए हो, तो फिर आप उसमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करो। ये तो हुई करने वाली बात। तो ना करने वाली बात तो यही होगी कि जुआ मत खेलो, इसको जुआ मत समझो शॉर्ट टर्म में। तीसरी बात, कभी भी उधार पैसा लेके स्टॉक मार्केट में मत लगाओ। कि जैसे आपके पास 1 लाख है, आप कहते हो यार चलो फलां चीज़ पड़ी है, बेटी की शादी है, चलो वो तो 2 साल बाद है, 1.5 साल बाद है, वो पैसा पड़ोगा आपको, आप इधर लगा देते हो भी कोई नहीं, साल बाद ये पैसा बढ़ जाएगा, फिर मैं शादी कर दूंगी बेटी की। और भाई वो पैसे साल में आपके मिट्टी हो गए, वहाँ साल के बाद आपको चाहिए। या किसी से उधार ले लिया आपने, यार 50,000 देना है, मैं शेयर मार्केट में लगाता हूँ, तो उसको 50,000 3 महीने के बाद वापस करने कहाँ से करोगे? उधार लेके कभी स्टॉक मार्केट में पैसे मत लगाओ। लेकिन अब इसका दूसरी बात बता दूँ, जब आप एक्सपर्ट हो जाओ, जब आप ज्ञानी हो जाओ, अब मैं हूँ, मैं मार्जिन ट्रेडिंग भी करता हूँ, उधार लेके भी पैसे लगाता हूँ। क्यों? अब मैं उस स्टेज पे पहुँच चुका हूँ, मुझे मतलब मार्जिन, जैसे आपने मार्जिन अकाउंट पूछा था, तो मैं मार्जिन अकाउंट में ही काम करता हूँ। उसमें ये होता है कि पैसे कम लगते हैं, अपना काम आप ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आप तैयार जब हो जाओ, मेरे को तो 37 साल लगे तैयार होने में, तो ऐसा मत करो। वो प्रलोभन देते हैं आपको, इनवाइट करते हैं कि ऐसे कर लो यार, करनी कोई बात नहीं, कर लो। तो उधार लेके पैसा, किसी का पैसा मत लगाओ। और एक और चीज़, किसी की टिप्स के ऊपर कभी शेयर ना लो। किसी ने कहा यार ये शेयर ले लो ट्रेडिंग के लिए, ये निफ्टी है, इसको बैंक निफ्टी है, प्लस कर लो, माइनस कर लो, मरोगे। आपको समझ नहीं है, आप उसके कहने पे एक बार कमा भी जाओगे, दूसरी बार आप उससे कहने के बगैर काम कर लोगे या उसके कहने पे भी कर लोगे, तब भी लॉस में आ जाओगे। तो इन चीज़ों से बचो। इनका एंड एक ही है कि आपने खाली होना है। सर, कोई XYZ कंपनी आ जाती है फॉर एग्जांपल, और उसका शेयर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो आप कैसे डिसाइड करते हैं इस पे पैसे डालने हैं या नहीं डालने हैं? इसकी वैल्यूएशन होती है जी, कि आप ओवर प्राइस्ड है या अंडर प्राइस्ड है। तो ये डीप फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा आपको उस कंपनी का, कि जैसे कोई कंपनी का शेयर महंगा है, मैं उसको दूसरे तरीके से आपको बताऊं कि कोई आप बिज़नेस दुकान ख़रीदना जाना चाहते हो, ये ख़रीदने हैं, तो 5 लाख की दुकान मिल रही है, तो ऐसी ही दुकान किसी भी चीज़ की लगा लो, मिठाई की दुकान लगा लो, साथ में दूसरी मिठाई की दुकान है, तो वो बंदा आपको 10 लाख की दे रहा है। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि 5 वाला, सेम सेल है उनकी, सेम सब कुछ है, 5 लाख की लेंगे कि 10 लाख की लेंगे? अब उसके लिए क्या है कि आपको डीप जाना पड़ेगा कि जो 10 लाख की बेच रहा है वो महंगी तो बेच रहा है, लेकिन उसकी बातचीत चल रही है किसी हल्दीराम के साथ कि हमारी कोलैबोरेशन हो रही है, तो उसकी मैनेजमेंट भी अच्छी है, उसका फ्यूचर अच्छा है। दूसरी वाली दुकान है, उसके सामने पुल बन रहा है, वो रास्ता ही बंद हो जाना है, समझे ना, तो इसलिए 5 लाख की है। तो ये चीज़ें सारी मैंने देसी भाषा में समझा दी आपको। तो उस शेयर के आप ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स देखने के बाद डिसाइड करोगे कि इसमें एंटर करना चाहिए। ओवर वैल्यूड तो नहीं है, कई बार ओवर वैल्यूड स्टॉक आपको लेने पड़ेंगे। टेस्ला है, इतना महंगा टेस्ला सारी जिंदगी बिका, क्यों? कि उसके फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स के सिर पे वो बिकता रहा। तो मार्केट उसको ज्यादा वैल्यू देती है, हालांकि वो महंगे लगते हैं प्राइस से, लेकिन वो महंगे किसी कारण से होते हैं। तो इसलिए उनका महंगे सस्ते स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं होता कि ये महंगा है ये सस्ता है। तो महंगा सस्ता उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए, स्टॉक मार्केट चलती है फ्यूचर के लिए, पास्ट का कोई मतलब नहीं है।
अंबानी साहब ने जितने पैसे कमा लिए, इतने साल काम कर लिए, उसका कोई मतलब आगे क्या है। स्टॉक मार्केट इज़ फ्यूचर लुकिंग। तो इसीलिए मैं टेक्निकल जो ग्राफ्स हैं उसके खिलाफ हूँ कि जो ग्राफ हैं या टेक्निकल्स हैं ये पास्ट बताते हैं, पास्ट से कोई लेना देना नहीं है, फ्यूचर का देखना होता है। सर लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपने एक बात कही, पूरे पॉडकास्ट में एक बात हुआ कि आपने कहा कि अमेरिका का जो स्टॉक है वो काफ़ी अच्छा है और आपने वहाँ पे काफ़ी अच्छे पैसे बनाए, इंडिया से वो काफ़ी अच्छा है। तो क्या आप डिफरेंस देखते हैं इसमें? बहुत से डिफरेंसेस हैं। इंडिया की मार्केट बहुत पीछे है, बहुत ही पीछे है, बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। आप देखो कि वॉल्यूम भी कम है, वॉल्यूम मीन टोटल ट्रांजैक्शंस 150 करोड़ की हमारी आबादी है। रिलायंस सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की, राइट। तो रिलायंस का रोज के 59 लाख शेयर, एक दिन मैंने देखे 60 लाख शेयर सिर्फ डील हुए, ठीक है, 60 लाख शेयर, 6 मिलियन शेयर्स। तो अमेरिका में छोटी से छोटी कंपनी 7-7 करोड़ शेयर रोज के, 8-8 करोड़ शेयर बिकते हैं, लिक्विडिटी वहाँ ज़्यादा है। अच्छा, इंडिया में सिर्फ इंडिया ही लगा रहा है पैसे, बाहर वाली बहुत सी कंपनियाँ बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगा रही। अमेरिका में सारी दुनिया के लोग पैसा लगाते हैं। उनके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं ना इतने लिबरल हैं, इतने ट्रांसपेरेंसी है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी कम है। और सेबी जो है यहाँ पे वो इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखी हुई है उन्होंने कि ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है। तो बेईमानियाँ भी होती हैं, स्टॉक मैनिपुलेशंस भी होती हैं। तो इंडिया की मार्केट जब मैं देखता हूँ तो मतलब जो मैं करता हूँ, मैं ऑप्शन राइटिंग करता हूँ। आपको नहीं इस बात का समझ आएगी क्योंकि एक पॉडकास्ट में नहीं मैं बता सकूँगा कि क्या ऑप्शन राइटिंग मैं करता हूँ। ऑप्शन राइटिंग जो है ना वो यहाँ पे बहुत ही कम उसमें प्रॉफिट है, तो वहाँ पे 10-10 गुना ज़्यादा प्रॉफिट है। मार्केट अमेरिका की बड़ी डेवलप्ड है, मिच्योर्ड है। हो सकता है 20 साल 30 साल बाद इंडिया की मार्केट डेवलप हो जाए, लेकिन अभी इस टाइम तो अमेरिका की मार्केट बहुत ही बड़े सारे पॉइंट्स हैं जो वहाँ पे फेवर में है। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट करके। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक मैंने जितने पॉडकास्ट किए हैं बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड वाला जो आंसर मिला है ना वो आपसे मिला है, क्योंकि आपने जो आंसर्स किए हैं वो आपके रियल स्टोरी से थे और रियल लाइफ से थे। आपने जो एक्सपीरियंस किया है, जो अपने जर्नी देखी है, उसमें से ही आपने आंसर किया है। तो बहुत ही मस्त लगा, बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ ये पॉडकास्ट करके। एंड अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि उन तक भी ये नॉलेज पहुंच सके। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो हम अपने लाइफ से करना चाहते हैं, पेरेंट्स अपने से ही पूछते हैं, बच्चों से जानना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस पॉडकास्ट में कवर हुई है। मैं चाहूँगी कि आप सभी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।